हेलो, यस यारों, चलिए जल्दी से बैठेंगे, बड़ा मजा आएगा। यस 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 यारों, चलो जल्दी से। क्या बात है सर, टाइम पे आए जब। यस 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 यस, जल्दी से अल्लाह हो। बहुत ही बढ़िया, जल्दी 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 बैठो 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 बैठो, बहुत बढ़िया। क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, नहीं यार, आशु करता हूँ आपके लिए कुछ, आपके लिए कुछ करता हूँ मैं, बस करता हूँ ना, बोल रहा हूँ आपके लिए कुछ करता हूँ, चिंता क्यों कर रहे हो आप, बस। यस यारो, जल्दी से बैठेंगे, सेल डाउन होंगे और पढ़ाई शुरू करेंगे। यस, सब ठीक है यहाँ पे? वंडरफुल 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 वंडरफुल, गेट इन फास्ट मेरे भाई, चलो। यस पीपल, चलिए। ओफो, नहीं नहीं, एक परेशानी है, सॉल्व हो गई है। यस ये क्या है? विग पहनाओ उसको। चलो यस, आओ ना मैम, सब ठीक है? क्या हो गया? ये नहीं, क्या हो गया ये मुझे बताओ, क्या हो गया? लेने के लिए कॉलेज बुलाया, कब? तुरंत? बाद में नहीं देंगे, 1 घंटे बाद? किसी और को देते भी नहीं है, जाओ चले जाओ चले जाओ, बैठेंगे। यस यारों, चलिए सब लोग यहां पर आएंगे, आसपास में बात करना बंद कर देंगे। चलिए, ए गदो गदो गदो, बस सब यहां पे फोकस करो। यस, सलाम, यस यस यस, चलो लास्ट करो एकदम शांत है वहां पे यारों, एंड में। सर ध्यान रखेंगे अब, बस सब सलाम। यस, बैठो बैठो बैठो, बस। चलिए, यहाँ पे भी सब ठीक है, ये भी सब ठीक है, ये सब ठीक है। चलिए, वंडरफुल 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 वंडरफुल। यस यारों, बहुत ज़्यादा सुंदर, जल्दी से आओ यारों, जल्दी से, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। ओफो यारों, आप चारों एक जैसे कैसे दिख रहे हो यार? हे भगवान, तूफान। चलिए बस बस बस, संभालेंगे अब। यस यारों, चलिए फटाफट से क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ अहम टॉपिक्स जो कल पढ़े थे उसके बारे में बात करेंगे, फिर आपके क्वेश्चंस लेंगे, फिर कुछ नया पढ़ेंगे आज। जल्दी जल्दी, गुंडे क्यों लेट आते हो, जल्दी आओ। यस, जल्दी से आओ। यस, चलो जो लोग बैठ गए मेरी बात पे फोकस करेंगे। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? वी हैड डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ अ म्यूचुअल फंड। फोकस हियर वेरी केयरफुली। वी हैव अंडरस्टूड स्ट्रक्चर ऑफ अ म्यूचुअल फंड कि म्यूचुअल फंड क्या करता है। म्यूचुअल फंड इज नथिंग बट एन एंटिटी टू विच इन्वेस्टर्स गिवन देयर मनी, गेटिंग फास्ट 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 फास्ट, टू विच इन्वेस्टर्स गिवन देयर मनी। एंड म्यूचुअल फंड के अंदर एक व्यक्ति होता है जो होता है ब्रेन ऑफ म्यूचुअल फंड, द पर्सन इज नोन एज फंड मैनेजर। फंड मैनेजर इज द ब्रेन ऑफ म्यूचुअल फंड, जो कि उस पैसे को शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता है। लाइफ इज इजी, इवेंचुअली रादर देन वी directly investing into share market, we are giving our money to a fund. There is a person, that person is investing your money in share market. तो डिफरेंस इतना सा है कि भाई मैं खुद कार चला के मुंबई जाऊं या फिर मैं मस्ती से बस में बैठ के मुंबई जाऊं। बेनिफिट और दोनों के डिसएडवांटेजेस की बात करता हूं अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बेनिफिट्स की। अगर मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता हूं तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे मिलता है कि आई डोंट हैव टू पे अटेंशन ना।
अब मैं बस में बैठ के अगर मुंबई जा रहा हूं तो मुझे रास्ते पर ध्यान थोड़ी ना रखना है, ना मुझे एक्सपर्टीज होनी चाहिए रास्ते की, ना मुझे रास्ते में कुछ करना है, मस्ती से सो सकता हूं। वहीं म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार पैसा दे दिया, देन आई डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, मैं मस्ती से मेरा काम कर सकता हूं। वहीं अगर मैं खुद ड्राइव करके जा रहा हूं, मैं खुद का पैसा खुद इन्वेस्ट कर रहा हूं, आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। मुझे मार्केट को रीड करना होगा, स्टडी करना होगा, शेयर्स के बारे में जानना होगा, कंपनी के बारे में जानना होगा। मैं ड्राइव करके जा रहा हूं तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल ना, रास्ते में कोई आ गया, आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? द पॉसिबिलिटी that the person who's driving the bus will be reaching perfectly is more than me। अरे मैं पहली बार जा रहा हूं, हो सकता है मैं 2-3 बार गया हूं, लेकिन मैं परफेक्ट थोड़ी ना हूं। इस रास्ते में कहां कहां बैरियर है और कहां कहां पे पॉटहोल्स हैं, ये बस ड्राइवर को याद होता है। दिन में 4 बार जा रहा है वो, उतना एक्सपर्ट एक नॉर्मल ड्राइवर के लिए बनना काफी कठिन होगा। अभी गेटिंग अ फेयर आइडिया? हाँ, एक नॉर्मल ड्राइवर ये हो सकता है कि बस से जल्दी पहुंचा दे, लेकिन रिस्क तो थोड़ी ज्यादा रहेगी। मैं आज अगर शेयर्स में इन्वेस्ट करता हूं तो हो सकता है कि मैं खुद एक ऐसे शेयर में इन्वेस्ट कर दूं, मैं म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा रिटर्न लाके दे दूं, लेकिन रिस्क में वहीं पे ज्यादा कैरी कर रहा हूं। तो एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारी चीजें ड्रिल डाउन हो जाती है इस चीजों पे कि मैं कितना समय इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूं, मुझे कितना नॉलेज है शेयर मार्केट। नाउ वी आर कॉमर्स स्टूडेंट्स, राइट? तो हम लोग सीएस कर रहे हैं, जो व्यक्ति सीए कर रहा है, सीडब्ल्यू कर रहा है, जो एमबीए कर रहे हैं, ये लोग फिर भी एक फेयर आइडिया रखते हैं मार्केट का, बैलेंस शीट समझती है, कंपनी शेयर क्या होता है समझता है, इन्वेस्ट कर सकते हैं। यू थिंक अबाउट अ डॉक्टर, अब एक डॉक्टर खुद से पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, मैं ही नहीं कर सकता, उसके लिए असंभव होगा, बट उसको बहुत पढ़ना पड़ेगा ना। So then to a normal person, to public, mutual fund is a great option through which they can actually explore the benefit of a share market। कि शेयर मार्केट के जो बेनिफिट्स होते हैं, the benefit of the share market, जो शेयर मार्केट के बेनिफिट्स होते हैं उसको वो एक्सप्लोर कर सकते हैं despite of not having any knowledge of share market। That can happen through mutual fund। यहां तक जो मैंने कहा सब अग्री करते हैं? चलिए अब इस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड करता क्या है? अब सुनना, वो यूनिट्स इशू करता है, उसके पहले भी एक चीज करता है, आज वो चीज बता रहा हूं, अच्छे से समझना। अभी मैं आपकी क्वेरी लेने वाला हूं। म्यूचुअल फंड सबसे पहले देता है एक ऑफर डॉक्यूमेंट। क्यों? आज मान लीजिए म्यूचुअल फंड अपने यूनिट्स इशू करना चाहता है, वो आपके पास आएगा कि हम हमारे यूनिट्स इशू करना चाहते हैं, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं ना कि हम जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर कौन है, कितने टाइम में आप दोगे। हमने कल एक म्यूचुअल फंड देखा था, तो वहां पे ग्रोथ लिखा था, डायरेक्ट लिखा था, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड लिखा था, ये सब क्या होता है? तो वो सब भी तो डिटेल लिखे हुए होने चाहिए, ताकि एक थर्ड पर्सन म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करे उसको एक आइडिया रहे। फर्दर बहुत महत्वपूर्ण बात, सिर्फ ऐसा भी नहीं होता है कि म्यूचुअल फंड आपको बोल देगा कि मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा, म्यूचुअल फंड डिटेल्स भी देता है कि मैं शेयर मार्केट में भी कहां इन्वेस्ट करूंगा। गेट इन फास्ट 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 फास्ट। म्यूचुअल फंड आपको डिटेल्स भी देता है कि आप शेयर मार्केट में भी कहां इन्वेस्ट करेंगे, ये सब दिया जाता है इन ऑफर डॉक्यूमेंट। और अब यहां पे एक बहुत सुंदर बात बताता हूं, बहुत जबरदस्त है। इसको लेकर सेबी कौन है? दैट बॉडी, दैट ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेज कर रहा है शेयर मार्केट में, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। सेबी ने रूल बना रखा है कि कोई भी म्यूचुअल फंड जब अपना ऑफर डॉक्यूमेंट को एडवर्टाइज कर रहा है, आज एक म्यूचुअल फंड अपना ऑफर डॉक्यूमेंट को एडवर्टाइज करेगा ना, सबके पास बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं। सर क्या रूल्स हैं एडवर्टाइजमेंट के? फोकस हियर वेरी केयरफुली। जो भी ऑफर डॉक्यूमेंट का आप एडवर्टीजमेंट करेंगे, आपको ध्यान रखनी है बहुत सारी चीजें। जैसे कि पहली चीज, आप कोई भी चीज वहां पर ऐसी नहीं लिख सकते। सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है? सारी चीज जो कि ट्रू, फेयर, करेक्ट है। ट्रू, फेयर, करेक्ट, एक्यूरेट, अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का मतलब समझते हैं? एम्बिग्विटी का मतलब होता है जो अनक्लियर है, अनएम्बिगुअस मतलब समथिंग विच इज क्लियर, टू द पॉइंट, क्लियर, कंसाइज, क्लियर। ये सब क्या है? तारीफ है। इनका कहना है कि ऑफर डॉक्यूमेंट का एडवर्टाइजमेंट कैसा होना चाहिए? इट हैज टू बी क्लियर, कंसाइज, एक्यूरेट। सेकेंड पॉइंट में कहते हैं कि ये ऐसा आपका ऑफर डॉक्यूमेंट का एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में वो कहते हैं मिस स्टेटमेंट, मिस स्टेटमेंट, फॉल्स, ऐसा आपका एडवर्टीजमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये म्यूचुअल फंड का एडवर्टीजमेंट देंगे, क्लियर, कंसाइज, एक्यूरेट होना चाहिए, मिस स्टेटमेंट, फॉल्स नहीं होना चाहिए। इसके बाद में बहुत प्यारी बात बोलते हैं वो, सुना अच्छे से। वो कहते हैं कभी भी आपके म्यूचुअल फंड के एडवर्टीजमेंट में कोई भी सेलिब्रिटी नहीं होना चाहिए। ये सब लिखा हुआ मिलेगा हमारे पास।
कोई भी सेलिब्रिटी नहीं होना चाहिए। अरे क्यों? भारत की जनता भावुक है, ऑफ कोर्स। वही कल को अमिताभ बच्चन ने आके बोला कि हाँ आप सब लोग इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, हम लोग कर देंगे, क्योंकि क्या उन्होंने कहा है, कुछ लोग फैन है भाई के, भाई ने बोला इन्वेस्ट करने का तो करने का, हम लोग अरे हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, हम लोग कुछ भी मान लेते हैं। भाई को प्यास लगी, भाई हेलीकॉप्टर लेके गए, भाई ने हेलीकॉप्टर से इतना बड़ा वो उठाया, पेप्सी उठाते ना वो, थम्स अप को उठाया और उसमें से 5 रुपए की बोतल निकाल के पी, भाई वर्थ इट है। द प्रॉब्लम इज कि हम लोग भावुक हैं और हम लोग हमारे सेलिब्रिटीज को इस तरह से फॉलो क्या करते हैं, साउथ में तो भाई पूछते हैं, राइट। तो रूल बना दिया सेबी ने कि किसी भी म्यूचुअल फंड के एडवर्टीज के अंदर कोई भी सेलिब्रिटी नहीं आएगा। अगर वो आने लग जाते तो जनता लुट जाती। अभी करेंगे फेयर आइडिया। अब आपके दिमाग में एक डाउट आएगा, यही कि सर हमने टेलीविजन पे देखा है कभी सचिन तेंदुलकर या फिर कुछ लोग आते हैं, जी नहीं, वो म्यूचुअल फंड को एडवर्टाइज नहीं करते हैं, वो आके म्यूचुअल फंड के आइडिया के बारे में बताते हैं, दैट इज अवेयरनेस that you should invest in a mutual fund. Sachin Tendulkar will never come and say invest in Axis का mutual fund. जैसे सचिन तेंदुलकर आके बोलते हैं ना कि MRF के टायर अच्छे हैं, तो वो प्रोडक्ट्स के आके मार्केटिंग करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन वो किसी भी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की मार्केटिंग नहीं कर सकते। दैट्स द रूल, वो रूल बना रखा है। ये कब से नहीं था, अभी जस्ट हुआ क्या? 2 मिनट तो बहुत लंबा समय हो गया। वैसे देयर इज अ न्यू अपग्रेड फाइल अवेलेबल, ऑफ कोर्स नॉट, नहीं चलिए यहाँ पे। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं और आपको एक रीसेंट अपडेट बताता हूँ, ये पिछले 2 महीने की बात है, ये अभी तक सिलेबस में आया भी नहीं है, अभी तक मॉड्यूल्स में भी नहीं आया है। सेबी ने ऐसा भी बोल दिया है कि ये जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स है ना, कच्चा बादाम, ये लोग भी किसी म्यूचुअल फंड को एडवर्टाइज नहीं कर सकते, बिकॉज आज की तारीख में इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर इज एज गुड एज अ सेलिब्रिटी भाई। ऑफ कोर्स द डिफरेंस इज, पहले का जमाना था टीवी पे ऐड आते थे, आज का जमाना ऐसा नहीं आता है। आज के जमाने में वो इंस्टाग्राम पे जिन लोगों का फॉलो कर रहे हैं वो आके बोलते हैं कि प्रोडक्ट को आप लो, एंड देन वो भी एक मार्केटिंग का बहुत बड़ा जरिया हो चुका है। तो इट इज जस्ट कि उस पे भी सेबी ने कवर कर दिया कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स वगैरह को भी आप नहीं ले सकते। और बताता हूँ आप चीज, इन्होंने ये तो लेकर ही आ चुके कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, उन्होंने लिमिट दी है कि जिसके 1 लाख या एक अमाउंट दे दिया है, उससे ज्यादा फॉलोअर्स होंगे, वो लोग कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड वगैरह के एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। वेरी लॉजिकल। एंड अनदर थिंग दैट इज ऑफ आवर सिलेबस, ये भी रूल लेकर आए अभी कि प्रॉब्लम क्या होती है, जो इंस्टाग्राम बोल दो या फिर आई थिंक यूट्यूब बोल दो, इसके ऊपर जो लोग बड़े अच्छे लेवल पे काम करते हैं, उनके फॉलोअर्स बहुत अच्छे हैं, व्हेन दे आर मार्केटिंग अ प्रोडक्ट दे डोंट डायरेक्टली मार्केट अ प्रोडक्ट, वो एक स्टोरी टाइप कुछ बनाते हैं और उसके अंदर बीच में एकदम आते हैं और ये आप भी यूज कर सकते हैं, मतलब एक स्टोरी चल रही होती है और बीच में से एकदम से आता है। सो देन पब्लिक इज अनेबल टू अंडरस्टैंड कि ये एक्चुअल मार्केटिंग है कि नहीं है। उसके ऊपर लॉ आया है 1-1.5 महीने पहले, दे हैव टू कंपल्सरीली राइट देयर इट इज आवर पेड पार्टनरशिप विद देम, कंपल्सरी है, पहले वो ऑप्शनल था। तो ये चीजें धीरे धीरे इवॉल्व होती है जैसे जैसे लॉ बनता है। हम लोग यहाँ पर जैसे जैसे सर्कमस्टेंसेस चीज होती है, लॉ भी चेंज होता रहता है। हम यहाँ पे आते हैं, सेलिब्रिटीज कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ म्यूचुअल फंड, ठीक है। इसके बाद में वो कहते हैं बहुत जबरदस्त सी बात, म्यूचुअल फंड के एडवर्टीजमेंट में यू कैन नॉट डिसरिगार्ड अदर म्यूचुअल फंड्स। अरे भाई साहब मैं आपको क्या बता रहा हूं, टीवी पे ऐड आता है, हमारा साबुन उनका साबुन, एंड देयर आफ्टर दे कंपेयर, हमारा सोप उनका सोप, तो दे कंपेयर। तो म्यूचुअल फंड का कोई भी एडवर्टीजमेंट कभी भी कंपैरिजन बेस नहीं हो सकता। यू कैन नॉट डिसरिगार्ड समवन एल्सेस प्रोडक्ट, ऐसा। और एक लास्ट लाइन यहां पे लिख देता हूं, आप कोई भी एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट्स नहीं लिख सकते। अरे भाई जनता मान ही नहीं रही है, ये है ना अपना माउंटेन ड्यू, चीता भी पीता है, हाँ चीता पीता है क्या? नहीं पीता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट। तो कोई भी एडवर्टीजमेंट के अंदर आप कभी भी कुछ एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट लगा देते हैं ताकि वो कैची हो जाता है, लोगों को एकदम दिमाग पे बैठ जाता है ऐसा, तो वो भी आप नहीं कर सकते। So the point here I want to make is just कि it is very much regulated, इतना हवा में नहीं है। आप ऑफर डॉक्यूमेंट भी जो दे रहे हैं पब्लिक को, दैट इज ऑल्सो रेगुलेटेड, उसमें क्या लिख के दे सकते हो क्या नहीं लिख के दे सकते हो ये भी कंपलसरी है। और एक लास्ट पॉइंट वहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, दैट with every audio visual advertisement of a mutual fund the standard warning must be there। तभी तो हर म्यूचुअल फंड के एड के एंड में आप सुनते हैं, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। तो ये कंपलसरी कर रखा है, ठीक है ठीक है, एकदम स्लो एंड स्टडी जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड ऑफर डॉक्यूमेंट देगा पब्लिक इन्वेस्टर्स को, उसमें से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग पैसे देंगे, इन्वेस्ट करेंगे, और म्यूचुअल फंड को क्या यूनिट अलॉट करेगा, यूनिट, वो लोग बन जाते हैं यूनिट होल्डर।
ओके, यहां तक स्टोरी हमारे साथ में हो चुकी थी. नाउ म्यूचुअल फंड इज गॉट द एंटायर मनी जितना उनको रेस करना था. फॉर एग्जाम्पल द म्यूचुअल फंड वांटेड टू रेस 10 करोड़. सो म्यूचुअल फंड इशूड 1 करोड़ यूनिट्स ऑफ 10 रुपीज ईच. इस माध्यम से म्यूचुअल फंड ने 10 करोड़ रुपए रेस कर लिए. नाउ द ब्रेन ऑफ द म्यूचुअल फंड, दैट इज द पर्सन हु इज नोन एज फंड मैनेजर. दिस पर्सन, इसको बहुत सारी बुक्स में इसकी जो कंपनी है उसका नाम होता है असेट मैनेजमेंट कंपनी. तो जगह जगह पे आपको लिखा हुआ मिलेगा असेट मैनेजमेंट कंपनी. तो ये फंड मैनेजर थ्रू इट्स असेट मैनेजमेंट कंपनी विल इन्वेस्ट द मनी इन शेयर मार्केट. बिल्कुल ठीक है सर. अब ये शेयर मार्केट में जब इन्वेस्ट किया है, उन इन्वेस्टमेंट के प्राइसेस बार बार चेंज होते रहते हैं. तो हमने पढ़ा था दैट हाउ डू वी कैलकुलेट एनएवी. तो हमने कल थोड़ा सा एनएवी कैलकुलेट करके देखा कि हम मान लीजिए इस फंड मैनेजर ने 5 शेयर्स में इन्वेस्ट किया, रिलायंस, बजाज फाइनेंस, आईटीसी, एशियन पेंट्स एंड एचडीएफसी. 10 करोड़ थे, 2-2 करोड़ इसने 5 शेयर में इन्वेस्ट कर दिया है. और उनकी एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट वैल्यू कितनी थी? 2.5, 1.8, 2 करोड़, 2.2 करोड़, 3 करोड़. तो टोटल हो गई थी 11.5 करोड़. तो इसका मतलब क्या है समझना. इसका मतलब यह है, आज अगर ये म्यूचुअल फंड अपने सारे इन्वेस्टमेंट को बेच देता है तो कितने पैसे आएंगे? 11.5 करोड़, 11 करोड़ 50 लाख. ठीक है, ये पैसे वो किस में बांटेंगे मुझे बताओ? उनके यूनिट होल्डर में. लॉजिकली आज टुडे शुभम सुक्रेजा स्टार्टिंग इज म्यूचुअल फंड, शुभम सुक्रेजा म्यूचुअल फंड. मैंने कहा आप लोग यार जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हो कर दो. आप में से किसी ने 10 रुपए की, किसी ने 100 रुपए की, किसी ने 1000 रुपए की. आप लोगों से मैंने 50 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए. तो मेरे म्यूचुअल फंड का कॉर्पस कितना हो गया? 50 लाख. ये 50 लाख मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए और उसको मैंने 2 महीने में 75 लाख कर दिए. नाउ अंडरस्टैंड. अब मैंने कहा कि ये 75 लाख आपको वापस देके मैं फ्री होता हूं. नाउ अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, हर एक व्यक्ति को कितना पैसा मिलेगा. सुनना, 75 लाख टोटल इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स. एक यूनिट मान लो तब हो जाएगी, आपने ली थी 10 रुपए में, मान लो तब वो यूनिट हो चुकी है 15 रुपए की. तो जिसने जितना इन्वेस्टमेंट किया था उसको उतना रीपेमेंट मिल जाएगा ना. एक व्यक्ति के पास 10 रुपए थे, उसने 10 रुपए ही इन्वेस्ट किए. अब जब मैंने 50 लाख को 75 लाख कर दिया है, एनईवी आया 15 रुपीज. इनको 10 की जगह कितना मिल जाएगा? 15. जिसने 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे, उन्होंने 10 यूनिट लिए थे, 15 रुपीज का एनईवी है, तो उनको 150 रुपीज मिल जाएगा. एंड दिस इज हाउ एवरीवन विल बी रिवॉर्डेड. दिस इज हाउ म्यूचुअल फंड ऑपरेट एंड दैट इज व्हाई वी कैलकुलेट एनईवी. हर एक व्यक्ति जिसको पैसा चाहिए वो एनईवी के हिसाब से पैसा लेके चला जाता है. एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड जो हमने कल डिस्कस किया. एनईवी कैलकुलेट होता है, एकदम सिंपल है. कल हमने 2 वर्ड्स भी डिस्कस किए थे. वन वाज रिस्क एपेटाइट. व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क एपेटाइट? द risk that any investor is ready to take, that is known as risk appetite. आपका रिस्क एपेटाइट क्या है? बहुत है सर, कोई टेंशन नहीं है. 10 लाख रुपए में इन्वेस्ट करो, मेरा रिस्क एपेटाइट बहुत है, मुझे कोई टेंशन नहीं है. रिस्क एपेटाइट इज वेरी हाई. यार नहीं सर, मेरा रिटायरमेंट का एज है, मेरा रिस्क एपेटाइट कम है. देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ पार्टी फंड इन शेयर मार्केट. मतलब कहीं लॉ में नहीं लिखा है, हमारे बुक्स में नहीं लिखा है. एक कंसेप्ट होता है पार्टी फंड का. उसका मतलब समझाता हूँ, फिर वापस सिलेबस पे आएंगे. सुना अच्छे से. क्या होता है पार्टी फंड? कभी कभी आप लोग ऐसे शेयर के बारे में सुनते हैं लाइक यस बैंक, बीच में वोडाफोन हो गया था 2-3 रुपए का. तब जो शेयर मार्केट के इन्वेस्टर होते हैं ना, वो अपना एक छोटा सा फंड साइड में रखते हैं जिसको कहते हैं पार्टी फंड. मतलब मान लीजिए मेरा टोटल कॉर्पस है 2 करोड़ का. 2 करोड़ का मैं कॉर्पस घुमाता हूं, मतलब मेरे शेयर्स जो हैं, मैं एक इंडिविजुअल हूं, मेरा पोर्टफोलियो है 2 करोड़ का. 2 करोड़ के शेयर से मैंने उसे 5 लाख पार्टी फंड काउंट करता हूं. मतलब ये 5 लाख मैं ऐसे शेयर में लगा देता हूं, ये एकदम रिस्की है. वो 5 लाख के 20-25 लाख भी हो सकते हैं और वो 5 लाख के 0 भी हो सकते हैं. मैं ये मान के चलता हूं. तो उन 5 लाख के इन्वेस्टमेंट के लिए मेरा रिस्क एपेटाइट क्या हो गया? वेरी हाई. आई एम रेडी टू टेक वेरी हाई रिस्क, कि वो पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा तो भी जबरदस्त है और डूब गया तो भी मुझे चलेगा. तो रिस्क एपेटाइट इज द अमाउंट ऑफ रिस्क दैट एनी पर्सन इज रेडी टू टेक. जनरली ये बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसको कोई जनरलाइज नहीं कर सकता. एक व्यक्ति की एज इज अ फैक्टर. अ पर्सन, व्हेन अ पर्सन इज बिलो 25-30, रिस्क एपेटाइट इज वेरी हाई. When a person is 35, 40 to 60, risk appetite is moderate. Post 60, risk appetite is very less. Are we getting a fair idea? तो ये एक फैक्टर एज, अर्निंग अनदर फैक्टर हो गया रिस्क एपेटाइट को लेके. और ऐसे बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं जिससे जज करते हैं एक व्यक्ति कितना रिस्क लेने को रेडी है. दैट इज नोन एज रिस्क एपेटाइट. आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? यहाँ पे हमने एक और वर्ड पढ़ा था, डाइवर्सिफिकेशन. डाइवर्सिफिकेशन का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा हो सकता है दैट
आज पेन धोखा दे रहा है थोड़ा सा, ऐसे क्या कर रहा है पेन, चल ना। पता है? अच्छे से लिखो तो हाँ चल रहा है, पर अभी पता है क्या कर रहा है, मुझे रबर नहीं लेना दे रहा। हाँ आ गया रबर, सब ठीक है सब ठीक है, टेंशन मतलब। चलिए इधर आओ, आपको कभी और एक स्टोरी सुनाऊंगा। मेरा एक प्रॉब्लम है लाइफ में, कि धीरे धीरे आपको ड्यूरिंग द एंटायर बैच आप समझ जाओगे कि वैसे ऊपर वाले का आशीर्वाद है मुझ पर, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एनी टेक्नोलॉजिकल आइटम और ऑटोमोबाइल, कार, टू व्हीलर, कैमरा, आईपैड, लैपटॉप, ये चीज़ों में थोड़ा भगवान ऐसा है मेरे मजे लेता है। मुझे लगता है हर एक व्यक्ति का ऐसा होता है ना कि मतलब हाथ में रेखा होती है तो कुछ एक चीज़ें वीक होती है, बस तो ऐसा मेरा ये वाला पार्ट वीक है। तो आप रनिंग लेक्चर में देखोगे, एक बैच में यही पढ़ा रहा था, सामने वाले क्लासरूम में मैंने ऐसे कुछ पढ़ा था, तो ऐसा होना चाहिए, मैंने ऐसे बजाया, ये मेरा लैपटॉप ऐसा उछला और नीचे गिर गया। ये रनिंग बैच के अंदर की बात है। फिर एक बैच में मेरे साथ होता था कि पूरा सबके लेक्चर अच्छे से चलते थे, मेरा लेक्चर चलता था एकदम से जो ये यहाँ पे प्रोजेक्टर हुआ करता था वैसे ब्लिंक करना चालू हो जाता था ऐसा। So there are exceptional things which happen with me। और मैं कार का तो एक एग्जांपल दूंगा तो आप पागल हो जाओगे, एक बार ऐसा हुआ था। कभी और बात करेंगे, अभी सुनो सुनो सुनो, नहीं टॉपिक के बीच में, ठीक है मैं बताएगा, अरे मैं बताएगा ज़िबान है, टॉपिक अच्छे से कंप्लीट करते हैं, आराम से बात करेंगे थोड़ी देर में। यहाँ पर आते हैं रिस्क एपेटाइट, द रिस्क दैट एनी इन्वेस्टर इज रेडी टू टेक। डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन की हम जब बात करें इसका मतलब ये है, अच्छे समझना, इन्वेस्टर शुड, नहीं आप टेंशन मत लो, अपन लड़ेंगे और अपन सॉल्व कर लेंगे, टेंशन लेने का। इन्वेस्टर शुड नॉट, हे भगवान नहीं अरे डरने का नहीं कभी भी अपन, हाँ वही भगवान आपको पता है ना, है मेरे पास, चिंता मत करो। कार वाला क्या एग्जाम में नहीं आएगा ना मैम तो रुक जाओ, कभी और बात करेंगे उस बारे में। मनोज यस यार, चलिए आते हैं हम लोग। इन्वेस्टर शुड नॉट, और ये जो मैंने चाइनीज में लिखा इसको मैं हटाता हूं, इन्वेस्टर शुड नॉट ऑफ, ऐसा क्यों करते हो बेटा जी मेरे साथ? ओहो चलो, इन्वेस्टर शुड नॉट, फोकस लेट्स गेट बैक टू टॉपिक। इन्वेस्टर शुड नॉट इन्वेस्ट द एंटायर ऑफ investment in a, focus करो कोई बात नहीं, it's okay। Investors should not invest the entire investment in a single share or sector, that is diversification। कि आपको कभी भी एक ही शेयर में या एक ही सेक्टर में पूरा पैसा नहीं लगाना चाहिए, that is diversification। सर सेक्टर का मतलब क्या होता है? सर एक टाइप की कंपनी का, एक कंपनी के शेयर नहीं ले लेना, तो मैंने ले लिया HDFC, ICICI बैंक, RBL बैंक, ये यहाँ पे भी तो डर ही है ना, अगर बैंकिंग सेक्टर डूबा तो आप पूरे डूब जाओगे। तो आपका डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा सा सेक्टर वाइज भी होना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन की कोई लिमिट ही नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन की लिमिट इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आपको और डाइवर्सिफिकेशन चाहिए तो इंडिया के बाहर के शेयर्स में इन्वेस्ट करो, और डाइवर्सिफिकेशन है। डाइवर्सिफिकेशन का लॉजिक दिमाग में बैठाना अच्छे से, एक टाइप की न्यूज से अगर आपके सारे शेयर गिर सकते हैं तो आप बहुत ज्यादा रिस्क कैरी कर रहे हो। बात समझ में आई? मान लीजिए मेरे पोर्टफोलियो में, पोर्टफोलियो का मतलब समझता है द बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज आई ओन, अगर मेरे पोर्टफोलियो में सारे बैंकिंग शेयर ही हैं और सडनली ऐसी कोई न्यूज आ गई कि बैंकिंग शेयर्स के लिए वो अनफेवरेबल है, तो उस केस में मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया ना। मेरे पोर्टफोलियो में सारे ऑटोमोबाइल कंपनी के शेयर्स हैं और मान लीजिए ऐसा कुछ हो गया, ऐसी कोई न्यूज आ गई कि ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए खराब है, तो वापस शेयर पोर्टफोलियो जाएगा। तो डाइवर्सिफिकेशन मतलब मैं क्या करता हूं, ऑटोमोबाइल एक, फाइनेंसिंग एक, बैंकिंग एक, इस प्रकार का पोर्टफोलियो बना के रखता हूं। ठीक है, इसमें भी रिस्क तो है क्योंकि ये सब इंडियन कंपनीज के शेयर हैं। मान लो ऐसी कोई न्यूज आ गई जो इंडिया के लिए ही खराब है, तो भी तो बचेगी। अभी गेटिंग अ फेयर आइडिया? तो क्या कर सकते हैं, तो एक काम करो, आप थोड़े से यूएस स्टॉक, अलग अलग कंट्रीज के स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो, बट वहां पे भी रिस्क है ना, कोविड आया था, सबकी बजी थी,
तो डाइवर्सिफिकेशन की कोई लिमिट ही नहीं है, आप जितना दूर दूर डाइवर्सिफाई कर सकते हो उतना अच्छा है। द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिफिकेशन लिटरली एकदम चाहे सब्जेक्ट के बाहर तो इज कि ऐसी न्यूज होनी चाहिए जो आपके सारे शेयर पे कभी भी इंपैक्ट ना कर पाए। कोई ऐसी न्यूज है जो आपके सारे शेयर्स पे कभी भी इंपैक्ट नहीं कर पाएगी, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। जितनी कोशिश है उतना डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। इजी 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 एकदम आराम से। यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था। आर यू ऑल विथ मी? चलिए नाउ लेट्स वील टेक अ फ्यू क्वेश्चंस एंड देयरआफ्टर मैं कुछ नया टॉपिक पढ़ाऊंगा। एनी क्वेश्चंस इन म्यूचुअल फंड अप टिल नाउ? एकदम आराम से। यस, जो अभी तक आया हो आपके दिमाग में इस पूरे स्ट्रक्चर में कि सर ये हाँ ठीक है, लोग अपना पैसा देंगे, उनको यूनिट्स मिलेंगे, उसके बाद में ये पैसा फंड मैनेजर इन्वेस्ट करेगा और रिटर्न लोगों को देगा। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस स्ट्रक्चर को देख रहे हो, इसमें कहीं भी कोई दिमाग में डाउट आता है तो पूछिए। यस प्लीज सर। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा बिल्कुल, इनका क्वेश्चन है, एक बार रिपीट कर लेता हूँ सब तक अच्छे से क्वेश्चन पूछेगा। और जो जीडीपीटी ऑनलाइन बच्चे ना एकदम 80 से रहना, जो भी ऐसा क्वेश्चन होगा जो मुझे जिसका आंसर दूंगा तो मैं क्वेश्चन को रिपीट करके दूंगा। बिल्कुल ठीक है, ताकि आप तक भी क्वेश्चन पहुंच जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन एकदम ऐसा मुझे लगता है कि उसकी जरूरत नहीं है तो रिपीट नहीं करूंगा। इनका क्वेश्चन ये है, जैसे बैंक्स कुछ पैसा लिक्विडिटी में रखते हैं कि हमारे अकाउंट होल्डर कभी भी पैसा लेने के लिए आ सकते हैं, क्या म्यूचुअल फंड भी कुछ पैसा अपने पास ऐसा रखते हैं क्या कि किसी भी व्यक्ति को अगर पैसे की जरूरत है तो उनको पैसा दे पाएंगे? इसके आंसर के लिए आपको एक छोटा सा टॉपिक समझाऊंगा, बहुत अच्छे से फोकस करना स्क्रीन पे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। वन टाइप इज नोन एज ओपन एंडेड एंड द अदर इज नोन एज क्लोज्ड एंडेड। अच्छे से समझना इस एग्जांपल को, अच्छे से समझना। क्लोज्ड एंडेड का मतलब क्या हुआ? अगर आज पूरा फोकस स्क्रीन पे चाहिए, देखो अच्छे से यारो, मेरे लेक्चर का सिंपल सा फंडा है, एकदम स्लोली स्लोली ग्रेजुअली एक एक पैर रखेंगे, इतना तूफान तरीके से आपके दिल में टॉपिक उतर जाएगा ना कि आपका सिर्फ एग्जामिनेशन नहीं, आप एग्जाम में भी, आप आगे जीवन में भी फोड़ के आओगे। फर्दर जो कहते हैं ना एग्जाम में बाउंसर आ गया, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो यहां से बाउंसर दे ही नहीं सकते कुछ। प्रॉब्लम कहाँ आता है बाउंसर? जब आप टॉपिक कैसे पढ़ के गए हो, ये क्वेश्चन है तो ये आंसर है, तो बाउंसर आ ही सकता है ना कभी भी। अगर टॉपिक दिल में उतर गया तो इसके अलावा कुछ है ही नहीं, मार्केट ही समझ में आ रहा है हमको, तो फोकस 100% करना। दो टाइप के म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, वन इज ओपन एंडेड, वन इज क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड क्या होता है? अगर मैं आज म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर रहा हूं और मैं आपको ये बोल देता हूं, सुनो 1 जनवरी 2023 को मेरा फंड ओपन हो रहा है, आई वॉन्ट 10 करोड़ रुपीज, 1 करोड़ यूनिट्स इश्यू कर रहा हूं, जिसको खरीदना है अभी खरीद लो, मुझे यहां पर 10 करोड़ रुपीज मिल जाएंगे, फिर मेरे म्यूचुअल फंड के दरवाजे आपके लिए बंद हो जाएंगे, फिर मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। आपको अगर कभी भी पैसों की जरूरत हो तो मेरे पास मत आना। आपने पैसे दे दिए, म्यूचुअल फंड के दरवाजे आपके लिए बंद, अब ये 10 करोड़ मेरे पास है फंड मैनेजर, अब ये 10 करोड़ को मैं इन्वेस्ट करूंगा करूंगा करूंगा, और मैं आपको एक टाइम दे देता हूं एग्जैक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने टाइम दे दिया 2 ईयर्स का, 31/12/2024, तब ये म्यूचुअल फंड का टेन्योर पूरा ओवर हो जाएगा, तब दरवाजे खुलेंगे। और मान लो इन 10 करोड़ को मैंने 20 करोड़ कर दिया है तब तक, तो 1 करोड़ यूनिट्स इश्यू किए थे, 10-10 रुपए सबसे लिए थे, 10 करोड़ आया, अभी मैंने 20 करोड़ कर दिया उस कैपिटल को, एनएवी कितना आ जाएगा? 20 रुपीस आ जाएगा एनएवी, 20 करोड़ डिवाइड बाय 1 करोड़, आप सबका इन्वेस्टमेंट डबल कर दिया है मैंने, और यहां पे आपको मैं आपका रीपेमेंट करूंगा और टाटा बाय बाय कर लूंगा। दिस इज नोन एज क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड। इसका डीमेरिट क्या है? इसका बच्चों के लिए डीमेरिट ये है कि आपको अगर बीच में पैसे चाहिए तो दरवाजे आपके लिए क्या है? बंद। म्यूचुअल फंड के दरवाजे आपके लिए बंद है, एक बार आपने यूनिट खरीद लिया फिर कोई मतलब नहीं है, सीधा 2 साल बाद आपको रीपेमेंट करूंगा। समझ में आ रहा है क्लोज एंडेड का मतलब? सुनना, रुकना अभी। एक होता है ओपन एंडेड, 1/1/23 को मैंने मेरा म्यूचुअल फंड ओपन किया है, यहां पे मैंने कहा है कि आप में से जो भी व्यक्ति 10 करोड़ का कॉर्पस है, आप में से कोई भी व्यक्ति चाहता है 10 रुपए का 1 यूनिट खरीद सकता है, 1 करोड़ यूनिट्स इश्यू कर रहे हैं। आप लोगों ने अभी पैसे दिए, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं, आप जब चाहें म्यूचुअल फंड के पास आएंगे, म्यूचुअल फंड एनएवी का हिसाब करके आपको आपके पैसे दे देगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति नए यूनिट्स भी खरीदना चाहता है तो म्यूचुअल फंड के पास आएगा, म्यूचुअल फंड एनएवी के हिसाब से उसको नए यूनिट्स भी बेचेगा। इस टाइम पे म्यूचुअल फंड के टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो सेम नहीं रहते, इट विल कीप ऑन चेंजिंग। अभी 1 करोड़ है,
कोई व्यक्ति आ गया कि नहीं हमें तो हमारे 2 लाख यूनिट्स को बेचने हैं, म्यूचुअल फंड खरीद के उस दिन के एनईवी के हिसाब से आपको पैसे दे देगा, ठीक है। थोड़े दिन हुए कोई व्यक्ति आया मुझे और यूनिट्स लेने हैं, म्यूचुअल फंड और यूनिट्स भी दे सकता है। सुनना अच्छे से, यहां पे जब हम बात करें क्लोज्ड एंडेड की, क्लोज्ड एंडेड के अंदर वी हैव अ ऐसा लग रहा है क्विज चल रहा है, पर जो मैंने लिखा वो समझ में आया क्या? वी हैव अ फिक्स्ड कॉर्पस। अब थोड़ी मेहनत करके मैं लिखना चाहता हूं, वी हैव अ वेरिएबल कॉर्पस। बात समझ में आ रही है? द कॉर्पस विल वेरी बिकॉज आपने ओपन एंडेड हो ना, इस ओपन एंड म्यूचुअल फंड के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। मान लो आप सब इन्वेस्टर हो, आप कभी भी आ सकते हो, उस दिन के एनईवी के हिसाब से हिसाब करके अपने यूनिट्स बेच सकते हो, आप कभी भी आ सकते हो, नए यूनिट्स खरीद सकते हो। तो यहां पर इट विल कीप ऑन चेंजिंग। बात समझ में आ रही है अभी? अब अच्छे से सुनना, पहले मेरा आपसे एक सवाल है, यू एज एन इन्वेस्टर विल प्रेफर विच म्यूचुअल फंड? think for 10 seconds and then answer. You as an investor will prefer closed ended mutual fund or an open ended mutual fund? चले, कितने लोगों का क्लास में ओपिनियन है that they would prefer closed ended mutual fund? ठीक है। How many of you feel that you will prefer an open ended mutual fund? Remaining you do not feel anything. सर लाइफ बहुत ले चुकी है हमारी, अब हम कुछ फील ही नहीं करते। यू हैव टू फील समथिंग ऑफ कोर्स। चल कभी और बात करेंगे। लाइफ इज नॉट ऑलवेज फेयर बट इज स्टिल गुड। यस यस यस। चलो यहाँ पे बात करते हैं। वापस एक बार सोचो, मुझे सबका जवाब चाहिए। मैं ऐसे कॉलर पर क्यों बोल रहा है थोड़ी ना पूछ रहा हूँ। यू नीड टू फॉर्म एन ओपिनियन, राइट? थिंक अबाउट इट। दोनों है ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। आज आप इन्वेस्टर हो, आप पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, आप ओपन एंडेड में इन्वेस्ट करोगे या क्लोज्ड एंडेड में? थिंक 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 थिंक। मेजॉरिटी वुड राइट नाउ फील ओपन एंडेड एंड द रीजन ऑफ दैट इज कि ओपन एंडेड में आज आपने पैसे यूनिट्स खरीद लिए, जब आपको पैसों की जरूरत है आप वहां से जाके अपने पैसे यूनिट्स बेच के वापस ले सकते हो ना। तो इन्वेस्टर वुड प्रेफर व्हाट? ओपन एंडेड, इस आउटलुक से। बट सुनना, अब थोड़ा सा आपकी स्टोरी चेंज करता हूं, आपको मैं फंड मैनेजर बना देता हूं। नाउ विच वन वुड यू प्रेफर? ये मच नीचे तुम्हारी बार बार क्या है? 2 रुपए हिसाब करो डेली बेसिस पे। क्या किराने की दुकान है मेरी? क्या आते हो ये 2 किलो दूध दे दो, 4 ब्रेड दे दो, हिसाब करके दे दो? नहीं ना, आज पैसा दिया है, 2 साल बाद मुंह दिखाना, अब मुझे मेरा काम करने दो। बात समझ में आ रहा है आपको? तो अ फंड मैनेजर वुड ऑलवेज प्रेफर अ क्लोज एंड म्यूचुअल फंड कि मुझे अब तुम मेरे को मेरा काम करने दो, ठीक है ना, ताकि मैं अच्छे से दिमाग लगा इन्वेस्टमेंट करूंगा। वरना उसको हमेशा क्या है, या थोड़ा पैसा रखो, कोई मांगने आ रहा है, कम पड़ रहा है पैसा, फिर कभी शेयर बेच के पैसा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो अ फंड मैनेजर वुड ऑलवेज प्रेफर अ क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टर वुड ऑलवेज प्रेफर अ ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। बट अब इसमें एक और फैक्टर देता हूं, सुनना अच्छे से। अगर ओपन एंडेड है तो थोड़ा पैसा तो साइड में रखना पड़ता है कि कोई भी लेने आएगा देना पड़ेगा। तो फंड मैनेजर पूरा पैसा इन्वेस्ट कर पाएगा क्या? तो जनरली बेटर रिटर्न कौन सा देगा? तो जनरली स्पीकिंग बेटर रिटर्न विल बी गिवन बाय क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड, बिकॉज अगर क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड है तो उसको कुछ भी पैसा साइड में लिक्विडिटी में रखना ही नहीं है ना। वो 20 करोड़ का 10 करोड़ का 10 करोड़ इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि उसको कुछ पैसा साइड में तो रखना ही नहीं है ना। तो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड जनरली वुड गिव बेटर रिटर्न। तो यहां पे कुछ इन्वेस्टर ये भी सोच सकते हैं कि यार ओपन एंडेड रखा तो मेरे लिक्विडिटी का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, लेकिन यार रिटर्न तो क्लोज एंडेड में बेहतर है, तो लेट्स इन्वेस्ट इन क्लोज। आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? तो मार्केट में 2 प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं, वन इज नोन एज ओपन एंडेड, वन इज नोन एज क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड वो होते हैं जहां पे एक बार, जैसे आपने सुना होगा कंपनीज का आईपीओ आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, कंपनी अपनी सिक्योरिटी बेचती है, वैसे ही म्यूचुअल फंड का आता है एनएफओ, न्यू फंड ऑफर। तो जब म्यूचुअल फंड का एनएफओ आता है, नया ऑफर आया कि सब लोगों को वो यूनिट्स बेच रहे हैं, उस टाइम पे यूनिट्स बेचे, फिर म्यूचुअल फंड अपना दरवाजा बंद कर लेती है और अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करती है। दैट इज नोन एज अ क्लोज एंडेड स्कीम। एंड ओपन एंडेड जो कि ओपन है, आपको जब आना है यूनिट्स खरीदना है खरीद लो, आपको जब यूनिट्स बेचने हैं बेच दो। मार्केट में दोनों एग्जिस्ट करते हैं, दोनों सर्वाइव करते हैं, क्योंकि भारत में क्या है, बहुत सारी आबादी भारत में इतनी है कि हर प्रकार के इन्वेस्टर हैं। देयर बी सर्टेन इन्वेस्टर, उनका कहना है हमारे लिए लिक्विडिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। भाई मौके पे पैसा नहीं मिला, वो पैसा क्या काम का?
रिटर्न 15% मत दो, रिटर्न 10% दो, बट हमें लिक्विडिटी चाहिए। दे वुड ऑलवेज प्रेफर ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड एक व्यक्ति हुज एनीवेज वेरी रिच कि मेरे को लिक्विडिटी का प्रॉब्लम, बस दूसरा पैसा पड़ा रहता है, तुम तो रिटर्न ज्यादा दो। क्लोज एंडेड। तो मार्केट में इतने ज्यादा टाइप ऑफ इन्वेस्टर हैं कि मार्केट में कुछ म्यूचुअल फंड चलते हैं ओपन एंडेड, कुछ म्यूचुअल फंड चलते हैं क्लोज एंडेड। आर यू ऑल विथ मी? चलिए आंसर फेयर इनफ, यस। तो ये है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, ये भी हम आगे नोट्स में लिखा हुआ है सब, ये सब भी हम डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। यस मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन इज विच, ऐसा कुछ भी नहीं है, इनका क्वेश्चन है विच वन इज रिस्की। तो म्यूचुअल फंड में रिस्की कौन सा है, ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि ओपन एंडेड है क्लोज एंडेड है, रिस्की डिपेंड करेगा कि वो इन्वेस्ट कहां करने वाले हैं पैसा। फॉर एग्जांपल एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है लेकिन वो इन्वेस्ट करने वाला है डेट सिक्योरिटीज में, एक क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्ट करने वाला है इक्विटी सिक्योरिटीज में, तो क्लोज एंडेड रिस्की हो गया यहाँ पे। तो रिस्की है या नहीं है ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड है, ये डिपेंड करेगा कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कहां कर रहा है। यस मैम प्लीज। जी, अगर शेयर के प्राइस गिर रहे हैं तो क्लोज नहीं, उसमें प्रॉब्लम क्यों नहीं आएगी, समझना अच्छे से। उनका क्वेश्चन रिपीट है, अगर शेयर के प्राइस गिर रहे हैं तो क्लोज एंडेड रिस्की है नहीं, आपने पैसे दे रखे हैं, वहां पे जो ड्राइवर बैठा है, फंड मैनेजर बैठा है, वो इन्वेस्ट कर रहा है, अगर शेयर के प्राइस गिर रहे हैं तो ओपन एंडेड क्लोज एंडेड दोनों में ही पैसा डूब सकता है। इट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फंड मैनेजर कब शेयर को बेच देगा। आज मान लीजिए क्लोज एंडेड है, शेयर मार्केट में प्राइसेस गिर रहे हैं, फंड मैनेजर ने सारे शेयर्स बेच के पैसा कन्वर्ट करके अपने पास रख लिया, तो रिस्की तो है नहीं। अब यहां पे फैक्टर आ गया कि फंड मैनेजर कितना अच्छे से मैनेज कर रहा है। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड का फर्क इतना सा है कि आपको अपने यूनिट्स के पैसे मिल जाते हैं, उस फंड मैनेजर ने शेयर मार्केट में कितना इन्वेस्ट कर रखा है वो तो फंड मैनेजर का कॉल होगा ना, इसलिए तो रिस्की है या नहीं है ऐसा ओपन और क्लोज में नहीं कह सकते, ये डिपेंड करता है कि शेयर मार्केट पैसा इन्वेस्ट कहां कर रहा है। एकदम इजी पीसी, एकदम आराम से। कोई भी और सवाल? चैप्टर की बिगनिंग है तो आपका कोई भी सवाल होगा दैट विल लीड अस टू अ कांसेप्ट ओनली व्हिच वी आर गोइंग टू एनीवे स्टडी इन द चैप्टर, तो इस तरह से दिल में और अच्छे से उतरता है। कोई भी सवाल दिमाग में आ रहा है तो पूछो। यस प्लीज सर। म्यूचुअल फंड मैनेजर की जो कंपनी होती है उसको हम कहते हैं असेट मैनेजमेंट कंपनी। जी सर, असेट मैनेजमेंट कंपनी इज अ रजिस्टर्ड कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट। जी हाँ बिल्कुल ठीक है। जी नहीं, उसका शेयर यूनिट होल्डर नहीं होते हैं। इट इज समथिंग लाइक, फॉर एग्जांपल इनका सवाल है असेट मैनेजमेंट कंपनी के स्ट्रक्चर पे, तो ये कैसा है, यहां पर आ जाओ। एक म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड किस फॉर्म में होते हैं ये तो मैं आपको एक दो दिन में पढ़ाने वाला हूं, अब दीवाने हो जाओगे। म्यूचुअल फंड्स आर इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट, अलग ही सीन है, बड़ा मजा आएगा, पर अभी हम रुकते हैं। इनका सवाल है सर ये जो असेट मैनेजमेंट कंपनी होती है ये किस फॉर्म में होती है। ऐसा समझो, शुभम शुक्लेचा, आई एम स्टार्टिंग अ म्यूचुअल फंड टुडे, शुभम शुक्लेचा म्यूचुअल फंड, जिसमें आप लोग यूनिट होल्डर्स बनोगे, वो पैसा आएगा एंड मी एज शुभम शुक्लेचा इज गोइंग टू इन्वेस्ट इट अप। मैंने मेरी एक और कंपनी खोली है असेट मैनेजमेंट कंपनी, उसमें मैंने 5 एम्प्लॉइज को रखा है, नाइस CFAs सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ऐसे 5 CFAs को मैंने हायर किया है। मैं और वो 5 CFA मिलके क्या करते हैं, हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी कंपनी के अंदर शेयर इन्वेस्ट करना चाहिए। ये जो कंपनी है दिस इज असेट मैनेजमेंट कंपनी। इस कंपनी का इनकम क्या होगा, म्यूचुअल फंड हमें फीस देगी ये सब करने के लिए, तो इस कंपनी का इनकम होगा फीस। इस कंपनी का ओनर हो सकता है फंड मैनेजर है, ऐसा। यूनिट होल्डर्स का इस कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये कंपनी म्यूचुअल फंड को एक सर्विस देती है और उसके बदले में उससे फीस लेती है। सिंपल, एकदम सिंपल है। यस यस सर। जी जी बिल्कुल ठीक है। इनका सवाल सिंपल सा है कि क्लोज एंडेड स्कीम एक्सटेंड हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है, उसके लिए रूल भी है, आगे पढ़ेंगे रूल को। क्लोज एंडेड स्कीम को भी अगर एक्सटेंड करना है तो 2/3 ऑफ यूनिट होल्डर से पूछ के आप स्कीम को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, तो उसके लिए प्रोविजन बना हुआ है, क्लोज एंडेड स्कीम बिल्कुल एक्सटेंड की जा सकती है। और एक चीज को समझना होगा कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। अगर मार्केट बुरा है, फॉर एग्जाम्पल कोविड आया था, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सब गिर गए। अब कुछ चीजों पे म्यूचुअल फंड कैसे स्ट्रक्चर में ये रिलेवेंट हो गया, बिकॉज शेयर मार्केट हर तरफ से गिर रहा है ना, तो उसमें आप सुपर सेफ नहीं हो पाते हो कभी भी। हाँ, थोड़ा रिस्क तो आप हमेशा कैरी करते हो, भले स्ट्रक्चर कोई सा भी हो ऐसा, बट आप देखते हो आपकी सूटेबिलिटी के हिसाब से। ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड के अंदर डिफरेंस है लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी सब लोग समझते हैं ना, हाउ फास्ट
समथिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। कितना जल्दी कोई भी चीज कैश में कन्वर्ट होता है उसे कहते हैं लिक्विडिटी। क्यों हमारे घर वाले गोल्ड में बहुत इन्वेस्ट करते थे? बिकॉज गोल्ड की सबसे फास्ट लिक्विडिटी है। आप 1 घंटे में गोल्ड को कन्वर्ट करके आ सकते हो कैश में बहुत आराम से, बिकॉज द लिक्विडिटी इज वेरी हाई। लैंड इज अ गुड इन्वेस्टमेंट बट लिक्विडिटी इज लो। ऐसा तो हर एक इन्वेस्टमेंट की लिक्विडिटी अलग होती है। तो यहां पे दोनों में जो डिफरेंस है ओपन क्लोज में लिक्विडिटी का है। ओपन में आपके यूनिट्स फटाफट से बिक जाएंगे, म्यूचुअल फंड ले लेगा और पैसे दे देगा। क्लोज में बेचना थोड़ा सा कठिन होगा, ये है डिफरेंस। यस, यहां पे कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? यस सर प्लीज। जी नहीं, दोनों केसेस में डेली बेसिस पे आएगा एज अ मैटर ऑफ रूल। ताकि इनका सवाल रिपीट करता हूं, सर क्लोज एंडेड में भी एनएवी डेली काउंट करना है क्या? हाँ, ताकि इन्वेस्टर को पता तो चले कि उनका इन्वेस्टमेंट कहां जा रहा है। तो डिस्क्लोजर पर्पस के लिए भी डेली बेसिस पे हर जगह कैलकुलेट होता है। आपका म्यूचुअल फंड कोई सा भी हो, सेबी ने कंपलसरी कर रखा है कि आपको डेली बेसिस पे उसका एनएवी निकालना होगा। यस यस सर। सुनो, आपका कोई भी क्वेरी है ना वो मैं लेगा, बीच बीच में ऐसे सेशन होते रहेंगे, स्पेशली बिगनिंग ऑफ द चैप्टर, क्योंकि जो जो आप पूछ रहे हो ये चैप्टर में आगे आने वाला है। ओपन एंडेड क्लोज एंड आपके नोट्स में लिखा हुआ है, 2/3 का रूल आपके नोट्स में लिखा हुआ है। तो अभी जब आप उसको पूछोगे तो जब आप वो टॉपिक पढ़ोगे तब वो टॉपिक सीधा ऐसे करके दिमाग में उतरेगा। तो मस्ती से जो भी डाउट आता है आराम से पूछ लो। हाँ, अगर आपके दिल में कोई ऐसा डाउट हो गया सिलेबस के एकदम ही बाहर है और एकदम मेरी ताकत के बाहर है तो मैं मना कर दूंगा कि ये रेलेवेंट नहीं है, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। आप लोगों के दिमाग में जो भी आता है पूछो, वो रेलेवेंट है नहीं ये मुझ पे छोड़ दो। आप अपने दिमाग में उसको फिल्टर मत करो, ये नहीं पूछना है तो रेलेवेंट नहीं है, वो मुझ पे छोड़ दो। आपको जो भी लगता है पूछ सकते हो। यस सर, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? वापस एक म्यूचुअल फंड कंपनी असेट मैनेजमेंट कंपनी का डिस्क्लोजर देती है क्या कि कौन सी कंपनी असेट मैनेजमेंट कंपनी है? बिल्कुल देती है। ये थोड़े दिन में मैं आपको एक डॉक्यूमेंट से बताऊंगा। अभी लेट्स सी अगर मैं आपको बता पाता हूं क्या। हे गूगलिया, हमको कोई भी म्यूचुअल फंड का न्यू फंड ऑफर हो तो दिखा। म्यूचुअल फंड का सही है, ठीक है, पता है हमको। न्यू फंड ऑफर आ रहा है क्या? रुक जाओ, हमको इसका चाहिए ऑफर डॉक्यूमेंट। यार गूगल कितना प्यारा है ना, कुछ नहीं पूछता है, सीधा जवाब देता रहता है। हाँ हाँ, कोई सवाल नहीं, कभी नाराज भी नहीं होता है। क्या सही है यार। ये देखो, फोकस हियर। ये अभी एक नया कुछ आ रहा है, आपको पूरा तो नहीं समझेगा, ये अभी थोड़ा थोड़ा समझेगा। अभी तक क्या 1-1.5 लेक्चर हुआ है म्यूचुअल फंड का, थोड़ा थोड़ा समझेगा। आदित्य बिरला सन लाइफ फिक्स्ड टर्म प्लान सीरीज यूए वगैरह वगैरह। म्यूचुअल फंड का नाम क्या है? आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड। स्कीम नेम आदित्य बिरला। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, अब ऑब्जेक्टिव देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्कीम सीक्स टू जनरेट इनकम by investing in a portfolio of fixed income securities maturing on or before the tenure of the scheme. The scheme does not guarantee or indicate any return. There can be no assurance or guarantee that the investment objective of the scheme will be achieved. ये क्या कह रहे हैं सुनो, ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड होगा जो आपको ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करेगा जहां से फिक्स्ड इनकम आएगी। कुछ जगह पे हमने देखा था कल एक नाम, उस नाम में ग्रोथ लिखा था म्यूचुअल फंड के नाम में। कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि ग्रोथ पे फोकस करते हैं, मतलब आपने आज 10 रुपए इन्वेस्ट किए, वो 10 के 12 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे। दैट इज टर्म्ड एज कैपिटल अप्रिसिएशन, कि आपका पैसा बढ़ेगा। कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं कि पैसा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये नहीं पता, लेकिन आपको पैसे पे फिक्स्ड इनकम मिलती रहेगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये उस टाइप का म्यूचुअल फंड है जो आपको क्या देगा? इनकम। तो आज अगर आपने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स लिए तो आपको पीरियोडिक, एवरी 6 मंथली, एवरी ईयरली इनकम मिलती रहेगी। और ये इतने टाइप के म्यूचुअल फंड है, क्यों? क्योंकि भारत में आबादी इतनी है कि अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर हैं। यू थिंक अबाउट दोस पीपल हु हैव सेड 5 crore राइट नाउ, बट दे डू नॉट हैव एनी इनकम सोर्स, सो दे वुड प्रेफर इन्वेस्टिंग, जो एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, दे वुड प्रेफर इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड जो कि क्या देता हो? फिक्स्ड इनकम। कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, अब है 6 महीने का इतना इतना पैसा मिलता रहेगा हमको। तो ऐसे अब सुनना, ये म्यूचुअल फंड कहां इन्वेस्ट करते होंगे? डेट सिक्योरिटीज में। ये म्यूचुअल फंड डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते होंगे ताकि वहां से इंटरेस्ट आएगा और ये इंटरेस्ट दे देंगे आपको। अभी गेटिंग अ फेयर आइडिया, थोड़ा 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 थोड़ा। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव लिखा होता है हर म्यूचुअल फंड का। उसके बाद जाते हैं स्कीम टाइप, क्लोज एंडेड है। क्लोज एंडेड है, आने का नहीं। ऐसा आपको आपका इंटरेस्ट इनकम जो भी है वो घर पे मिलता रहेगा, आने का नहीं, बेचने के लिए हमारे पास आने का नहीं। एक बार दरवाजा बंद है फिर स्टोरी क्लोज। स्कीम कैटेगरी इनकम वो ऊपर भी बताई हुई है। न्यू फंड लॉन्च डेट 9 जनवरी 2023।
न्यू फंड अर्लीस्ट क्लोजर, ठीक है, न्यू फंड ऑफर क्लोजर डेट 11 जनवरी 2023। आज क्या डेट है? बस आज क्लोज हो रहा है भाई। तो जिसको भी इन्वेस्ट करना, ये कोई मार्केटिंग नहीं है, ठीक है ना, जिसको भी यहाँ पे इन्वेस्ट करना था उसके लिए आज की लास्ट डेट थी, वो अप्लाई करके इन्वेस्ट कर सकता था। छोड़ो, आगे आते हैं। इंडिकेट लोड, लोड का कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा। एंट्री लोड, एग्जिट लोड। जब जब म्यूचुअल फंड खरीदोगे थोड़ा सा ब्रोकरेज तो लगेगा, जब जब म्यूचुअल फंड बेचोगे थोड़ा सा ब्रोकरेज तो लगेगा, उसे कहते हैं एंट्री लोड, एग्जिट लोड। पढ़ेंगे आराम से। उसके बाद में मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट, क्या बोल रहे हैं? 1000 रुपए। अरे भाई तूफान है, 1000 रुपए से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, सिर्फ मात्र केवल 1000 रुपए। लेकिन क्या लिखा है? इन मल्टीपल ऑफ ₹10। आप बोलोगे कि सर 1011 रुपए लगाने, नहीं लगा सकते आप। इट हैज टू इन मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज। वाई? बिकॉज एक यूनिट कितने का होगा? 10 ना, आधा यूनिट नहीं दे सकते ना आपको, तो 10 के मल्टीपल लो। 1010, 1020, 1050, 10 के मल्टीपल में आप ले सकते हो ताकि आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेगी। अभी गेटिंग अ फेयर आइडिया? यस। लास्ट लिखा है क्या? फर्दर डिटेल्स हमको यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ पे क्लिक करके जा पाते तो मजा आता। प्लीज क्लिक हियर फॉर स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। देखते हैं, फोकस है, फोकस है, फोकस है, फोकस वेरी केयरफुली। हाँ जी प्लीज जी। टेन्योर हो सकता है उसका, वो अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो काफी कठिन हो जाएगा अभी वो समझना टेन्योर के बारे में। अब रुकना रुकना रुकना, अब देखो हमने कल एक म्यूचुअल फंड पढ़ा था, उसके अंदर रिस्क देखा था हमने पारस्परिक, रिस्कोमीटर में वो एकदम हाई दिखा रहा था। अब ये वाला देखो, ये रिस्कोमीटर में आपको क्या दिखा रहा है? मॉडरेट के आसपास दिखा ना, बिकॉज डेट में इन्वेस्ट फिक्स इनकम, तो ये मॉडरेट होगा। अब इसके अंदर देखते हैं, आपको सीधे काम की चीजें दिखाता हूं। ये न्यू फंड ऑफर ओपन क्लोज तो समझ गया। नेम ऑफ म्यूचुअल फंड, नेम ऑफ द असेट मैनेजमेंट कंपनी। सो इनका सवाल ये था कि क्या एक म्यूचुअल फंड जब भी लॉन्च होता है वो असेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम बताता है क्या? बिल्कुल बताता है, नाम, एड्रेस, सब चीजें बताई हुई है। इनकी असेट मैनेजमेंट कंपनी आदित्य बिरला सन लाइफ असेट मैनेजमेंट कंपनी। सर ये तो आदित्य बिरला बिरला ही लग रहा है। जनरली जो फंड चला रहा है वो अपनी ही असेट मैनेजमेंट कंपनी को रखता है ना, बट डिस्क्लोजर पूरा आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ढूंढेंगे तो हमें फंड मैनेजर भी मिल जाएगा, ट्रस्टी वगैरह, ठीक है। ये फिक्स टर्म प्लान है, ठीक है, 1 to 75 डेज का प्लान वगैरह होगा, ठीक है, 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 ठीक है। ऑफ नहीं है यहाँ पे, डिस्क्लेमर नहीं चाहिए हमको। टेबल ऑफ कंटेंट, फंड मैनेजर कहीं पे दिखे तो देखो। ओ पेज नंबर 27 पे फंड मैनेजर दिख रहा है? यस। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ। डरने का नहीं, मेरे साथ रहने का। सर आप डरा रहे हो? फंड मैनेजर मिस्टर मोहित शर्मा, एज 42 ईयर्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत सारी है, IPGDCM IIM कैलकाटा, बीटेक किया था IIT मद्रास। तो भारत में कुछ एक कॉम्बिनेशन है IIT IIM वाले, है ना, फुल तूफान लोग, एकदम ऐसा दिखे नजर उतार लो उनकी, बहुत बाप लोग होते हैं। तो ऐसा ही कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठा है जो आपके पैसे मैनेज करेगा। तो बाकी सब नहीं पता, पर ये तो पता है कि ये आपसे समझदार होगा। So that is why people prefer keeping their money in mutual fund. कि हाँ भाई मतलब मैं बहुत स्मार्ट है, पर ये मेरे से थोड़ा सा ऐसा एक कदम बस आगे चल रहा है। So then people prefer keeping their money in mutual fund. उसके बाद में लेके उसका एक्सपीरियंस लेगा, देखना। Has around 16 years of experience, of which 10 years is in financial market. He joined something in October 2015. Prior to joining something, he ran his own healthcare tech business. He has also worked as an interest rate trader in Standard Chartered Bank and ICICI Bank. He started his career in equity research in Irevna in this year. Are we getting a fair idea? Yes. तो इस तरह से आपको फंड मैनेजर दिखते हैं and you decide whether you want to bet on this mutual fund or not. Simple. अब ये तो कैसा बेटा जी कि हम हमारे सिलेबस के दायरे में रहकर डिस्कस करते हैं ऐसा, और अभी तक तो शुरू हुआ है, तो भी 5-10% तो इसकी समझ में आने लग गई है। द ऑब्जेक्टिव हैज टू बी, जिस दिन मैं बोलता हूँ म्यूचुअल फंड खत्म हो गया है, तब एटलीस्ट आप कोई फंड ऑफर देखो तो 50% ज्यादा चीजें समझ में आनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि इतना इन्होंने सिलेबस में नहीं रखा है कंटेंट कि आपको 100% समझ में आएगा, बट बहुत हद तक चीजें आपको समझ आने लग जाएगी। फिर धीरे धीरे मार्केट में काम करते करते, आर्टिकलशिप करते करते चीजों को और बेहतर तरीके से समझा जाता है। चलिए हम लोग वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे। यहां पर yes, any more questions that comes to your mind when you see this? Yes sir. इनका सवाल है SIP का कंसेप्ट इससे रिलेटेड है क्या? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, दैट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट, बट दैट इज अ कंसेप्ट। सुनना यहाँ से, you can connect that with mutual fund, you can connect that with share market, anything. What is SIP? SIP simply means
इन्वेस्टिंग द सेम सम ऑफ मनी एवरी मंथ, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो मैं अगर आज ये कहता हूं कि मैं हर महीने 1000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा तो वो SIP है। द बिगर क्वेश्चन कम्स SIP कहां करनी है। अगर कोई व्यक्ति कह देता है कि आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड में मुझे SIP करनी है, उसका मतलब हो गया कि एवरी मंथ 1000 रुपीज के कहां इन्वेस्ट होंगे, यहां पे। कोई व्यक्ति कह देता है कि मुझे SIP करनी पराग पारिक में, फोकस हियर, तो मतलब उसके हर महीने 1000 रुपए इन्वेस्ट होंगे पराग पारिक म्यूचुअल फंड में। तो अगर आप एक म्यूचुअल फंड डिसाइड कर लेते हो और ऐसा कह देते हो कि मैं हर महीने 2000 रुपए यहां पे इन्वेस्ट होने चाहिए, उस मंथ के फर्स्ट डे पे जो भी NAV होगी उसके हिसाब से इन्वेस्ट होते रहने चाहिए, दैट इज नोन एज अ SIP। ऐसा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, दैट कैन बी इन म्यूचुअल फंड, दैट कैन बी इन एनीथिंग, बट पॉपुलर कंसेप्ट क्या है, म्यूचुअल फंड में SIP करा लेने का। मतलब हर महीने 1000 रुपए इन्वेस्ट होते रहेंगे आपके और ऑटोमेटिकली फिर वो बढ़ता रहता है। हर महीने NAV अलग अलग होगी तो अलग अलग NAV पे इन्वेस्टमेंट होगा आपका, दैट इज नोन एज सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इन म्यूचुअल फंड। उसमें क्या करते हैं लोग, अपने बैंक के अंदर ये करा लेते हैं, व्हाट डू यू कॉल इट, स्टैंडिंग ऑर्डर, जिससे आपको बोलना नहीं पड़ेगा, अपने आप हर महीने आपके अकाउंट से इतने पैसे कट हो जाएंगे और उससे आपके म्यूचुअल फंड की NAV परचेज हो जाएगी। क्योंकि प्रॉब्लम क्या भारत में अगर किसी व्यक्ति के पास 20,000 रुपए तो 20 भी खर्च कर सकता है, 50 तो 50 भी कर सकता है। तो SIP के कंसेप्ट में क्या होता है कि जैसी सैलरी आती है आप अगले दिन का SIP करा दो। मान लो आपकी इनकम 50,000 है, आपने 10,000 की SIP करा दी, तो आपको दिखता ही 40 है ना अपने अकाउंट में, तो आप 40 में मैनेज कर लो। दैट इज द आइडिया ऑफ फर्स्ट इन्वेस्टिंग एंड देन मैनेजिंग। तो उसके लिए SIP भारत में पॉपुलर है। ऐसा कहाँ कराओगे ये आपकी चॉइस होती है, ठीक है। अब इसमें कैसा है कि क्लोज एंडेड मैंने पूरा पढ़ाया नहीं है, इसलिए तो देयर इज अ वे, अभी बोलूंगा तो बहुत ऊपर से चला जाएगा। क्लोज एंडेड में भी SIP हो सकती है, पर ये मैं 2 दिन बाद बोलूंगा, ठीक है। यस सर प्लीज, मैं लेता हूँ। आप आशु आपका है क्या? 2 मिनट बाद बस। यस सर, लाउडर। म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल वैल्यू मतलब इन्वेस्टमेंट, जो NAV वगैरह होता है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, ठीक है, ठीक है। नहीं समझा, एक बार वापस आराम से बोलो, थोड़ा लाउडर बोलो ना। बिल्कुल ठीक है, यहां तक मैं आपके साथ हूं सर। ओके, योर क्वेश्चन इज, ए सब लोग शांत रहो, पीछे से बच्चा कुछ कह रहा है वो सुनाई नहीं दे रहा, इधर ध्यान दो। इनका सवाल ये है, आप अग्री करना, कि अगर म्यूचुअल फंड की वैल्यू किसी कारण से कम हो गई, इन्वेस्टमेंट गलत हो गए, तो क्या हम फंड मैनेजर को निकाल सकते हैं क्या फंड मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है क्या? नो, नो, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। इट इज नॉट एक्जैक्टली लाइक अ कंपनी कि हम डायरेक्टर्स को निकाल दें, राइट। यहाँ फंड मैनेजर आप बस एग्जिट ले सकते हो, ऐसा। तो हम फंड मैनेजर को निकाल नहीं सकते, ना ही फंड मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। आप ध्यान से देखो, हमने फंड ऑफर पढ़ा, उन्होंने इतना क्लियरली लिखा था कि कोई गारंटी रिटर्न नहीं है, हो सकता है कि इस म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव पूरा ना हो। तो म्यूचुअल फंड हर जगह लिखता है कि हम आपको गारंटी नहीं दे सकते। गारंटी क्यों नहीं दे सकते? बिकॉज शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो इसलिए गारंटी नहीं दे सकते। प्रॉब्लम क्या, मैं को प्रॉब्लम समझाता हूं। यहाँ पे भारत में अभी हम लोग तो सब, खैर हम लोग तो वो हैं प्रिविलेज्ड लोग हैं, जहाँ पे पढ़े बैठे हैं और पढ़ने लिखने की ताकत रखते हैं। मेजॉरिटी लोग हैं जो इतनी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। भारत सरकार जिस चीज को प्रमोट करती है वो उस तरफ चले जाते हैं। जैसे कि पहले भारत सरकार का बैंक्स को FD को लेकर प्रमोशन था, लोगों ने FD में कराया। पोस्ट ऑफिस के अंदर डिपॉजिट था तो लोगों ने पोस्ट ऑफिस में कराया। अभी थोड़े टाइम से भारत सरकार म्यूचुअल फंड को प्रमोट कर रही है, म्यूचुअल फंड सही है, इन्वेस्टमेंट करो। तो जनता को क्या लगने लग जाता है कि ये रिस्क फ्री है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू गाइस, आप थोड़ा इमेजिनेशन बड़ा लेके चलो कि जो लोग बैंक में FD करा रहे हैं, जो पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट कराते हैं, उन लोगों को लगता है म्यूचुअल फंड भी क्या है, रिस्क फ्री है। इसलिए लॉ बनाया है कि हर जगह 10 बार लिखो कि यहां पे रिस्क है। तभी तो रिस्कोमीटर बनवाया है कि लोगों को समझ में आना चाहिए कि यहां पर रिस्क है। दिस इज नॉट एज सेफ एज FD, इट इज नॉट एज सेफ एज FD, यहां पे रिस्क है। तो ये समझ में आए, इसके लिए हर जगह पे लिखा जाता है। और फंड मैनेजर को आप निकाल नहीं सकते, आप चाहें तो बस एग्जिट कर सकते हैं अपने यूनिट्स को बेच के, दैट्स इट। या यस आशु, रिस्क इनका सवाल है क्या रिस्कोमीटर सेम रहता है क्या? तो समझिए वो रिस्कोमीटर यूज किया जाता है सिक्योरिटीज को इश्यू करते हैं न्यू फंड ऑफर, तो वो तो उसी टाइम पे रहेगा। मैंने क्या बोला समझा आपको? आज म्यूचुअल फंड का टेन्योर है 3 इयर्स। मुझे आज जब पैसा रेज करना है तभी तो मैं ऑफर डॉक्यूमेंट देता हूं, तो उस टाइम पे रहेगा रिस्कोमीटर, दैट्स इट, बात खत्म हो गई एकदम। तो रिस्कोमीटर मोर और लेस वहीं पे रहेगा। एक मीटर है जो हमने देखा था मनी कंट्रोल पे, वो फिर भी चेंज हो सकता है, लेकिन न्यू फंड ऑफर का तो वही रहेगा रिस्कोमीटर, ऐसा। यस प्लीज सर।
क्लोज्ड एंडेड, मैंने सिर्फ उनके सवाल को जवाब दिया, अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है टॉपिक एज ए टॉपिक। तो मैं एक चीज पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि उसमें भी एसआईपी संभव है। अब वो कैसे संभव है ये मैं तब समझा पाऊंगा जब मैं क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड पढ़ा दूंगा क्लास में। अभी तक उनके सवाल को जवाब देने के लिए मैंने एक बार एक आइडिया दे दिया आप लोगों को, बट पूरा पढ़ाया नहीं है। तो जब मैं पूरा पढ़ाऊंगा क्लोज एंडेड कैसे फंक्शन करता है, तब उसके बारे में कुछ और नई चीजें पता चलेगी। तो क्लोज एंडेड का अगर सवाल है ना, तो जब मैं उसको पढ़ा दूंगा फिर आप पूछेंगे तो बेटर क्वेश्चन फ्रेम होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा ना ये टॉपिक मुझे पढ़ाने दो एक बार, 2 दिन रुक जाओ, मैं क्लोज एंडेड जब क्लास में पढ़ा दूंगा उसके बाद मैं क्लोज एंडेड का क्वेश्चन आप बेटर तरीके से पूछ पाएंगे। ठीक है, क्या नो प्रॉब्लम। यस सर, अगर कोई फ्रॉड करता है तो, हाँ इनका क्वेश्चन है अगर कोई फ्रॉड करता है तो सेबी की कोशिश इतनी स्ट्रिक्ट है कि म्यूचुअल फंड के अंदर फ्रॉड नहीं हो पाता। अभी तक हमने देखा भारत में हर प्रकार के फ्रॉड हुए, लेकिन अभी तक भी म्यूचुअल फंड के फ्रॉड नहीं हुए, क्योंकि सेबी ने इतना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रख रखा है कि यहां पे फ्रॉड की संभावनाएं बहुत 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 कम है। जो प्रकार के फ्रॉड होते भी हैं वो कैसे हो जाते हैं मैं आपको समझाता हूं। फोकस वेरी केयरफुली। आज मैं फंड मैनेजर हूं, फोकस, मेरे पास ताकत है ऑलमोस्ट एक कंपनी के शेयर प्राइस को ऊपर नीचे करने की। कैसे? हमने पराग पारिक का म्यूचुअल फंड देखा, उसका कॉर्पस कितना था? 28,000 करोड़। एक व्यक्ति इतना पैसा लेके बैठा है, अगर 28,000 करोड़, मतलब वो किसी भी रैंडम कंपनी के शेयर उठाना चालू करेगा तो शेयर के प्राइसेस तो बढ़ जाएंगे ना। तो किस प्रकार की चीजें संभव है कि मैं मान लो एक फंड मैनेजर हूं, मेरे पास 28,000 करोड़ रुपए हैं जिसको मैं इन्वेस्ट करने वाला हूं। मेरे पास ये तो मैं प्रोफेशनली कर रहा हूं ना, मैं जॉब है मेरा ये, मेरे पास मेरे खुद के 10 करोड़ भी हैं। मैं क्या कर सकता हूं, सुनना अच्छे से, मुझे ये बात पता है ना कि जैसे ही मैं फंड के नाम से शेयर खरीदना शुरू करूंगा मार्केट प्राइस धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि 28,000 करोड़ है। मैं अगर 5,000 करोड़ के भी शेयर ले रहा हूं तो मार्केट प्राइस उस शेयर में बढ़ेगी ना, बिकॉज ऑफ डिमांड सप्लाई। एकदम आराम से, एकदम आराम से। शेयर प्राइसेस कैसे रन करती है इसका एक रफ आइडिया देता हूं बस, ये डिटेल में हमने इनिशियल बेसिक्स में डिस्कस किया था। शेयर प्राइसेस ऐसे रन करती है डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। अगर किसी भी प्राइस के डिमांड, किसी भी शेयर के डिमांड बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ेगा। तो अगर आज एक फंड मैनेजर हूं मैं 5,000 करोड़ के एशियन पेंट्स के शेयर खरीदने का सोचता हूं, तो मतलब एशियन पेंट के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। मैं क्या कर सकता हूं, जिस दिन मैं फंड मैनेजर के हिसाब से फंड के पैसे लगाऊंगा उसके एक दिन पहले मैं खुद के पैसे लगा सकता हूं ना। जब ये पैसे लग गए, शेयर प्राइस थोड़े से बढ़ चुके होंगे, तब मैं खुद के पैसे निकाल सकता हूं ना। तो इस प्रकार के कुछ छोटे मोटे फ्रॉड होते हैं, और ये भी वो कोशिश करते हैं छुपाने की, ये भी लीगली अलाउड नहीं होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड नहीं है। तो इस प्रकार के छोटे मोटे फ्रॉड होते हैं, बट ऐसा फ्रॉड नहीं होता है कि हमने उनको पैसा दे दिया और पैसे डूबी गए। चिट फंड जैसा अनुराधा वाला सीन नहीं है यहाँ पे कि हमने पैसे दिए और पैसे नहीं मिल रहे। इट इज ऑल रेगुलेटेड, इट इज ऑल रेगुलेटेड। यस यस मैम प्लीज। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। सारे ऑप्शंस मिलते हैं, सारे ऑप्शंस मिलते हैं नॉमिनी को। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसके यूनिट्स हैं, उसके नॉमिनी को सारे ऑप्शन मिलते हैं कि सर आपको अपने नाम पे कराना है तो अपने नाम पे करा दो, बेच के पैसे ले लो, सारे ऑप्शन मिलते हैं। लाइक अ शेयर इन अ कंपनी, सेम है। यस मैम प्लीज। फंड मैनेजर एक ही होता है कि नहीं, मल्टीपल हो सकते हैं, बट ऐसा होता है कि एक मेन लीड होता है और वो लोग भी साथ में हो सकते हैं। यस यस यारो, यस सर प्लीज। ओपन एंडेड में तो मैच्योरिटी पीरियड का कोई सीन ही नहीं है, आप जब चाहो तब निकाल सकते हो। आपका सवाल यह है क्या ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड का भी एक क्लोजिंग डेट हो सकता है क्या? इज दैट योर क्वेश्चन? बिल्कुल 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 हो सकता है। तो आपका सवाल जो मुझे समझा, मैं रिपीट करता हूं वापस, कि आज मान लीजिए ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्टार्ट हो रहा है तो उसका भी क्लोज एंडेड होगा क्या? हम जब चाहें तब तो ले सकते हैं, लेकिन उस दिन तो म्यूचुअल फंड भी हमें वापस दे देगा, राइट? बिल्कुल एक क्लोज एंडेड डेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलिए, अभी तक हम पूरी क्लास में कहां तक आ चुके हैं? हम यहां तक आ चुके हैं कि हर एक को यह समझ में आया है कि म्यूचुअल फंड एक फंड है जहां पे म्यूचुअल फंड हमें एक ऑफर डॉक्यूमेंट देता है, जो हमने आज ओपन करके देखा। हमें अगर वो ऑफर डॉक्यूमेंट अच्छा लगता है, हम उसको पैसे देते हैं, हमें बदले में क्या मिलते हैं? यूनिट्स। यूनिट 10 रुपए का ही होता है स्टैंडर्ड, तो 10 रुपए का एक यूनिट होता है, हमें जितने यूनिट खरीदने हम उतने खरीद सकते हैं। ये पैसा पूरा म्यूचुअल फंड के पास आ गया। अब यहां पे उस म्यूचुअल फंड की होती है एक असेट मैनेजमेंट कंपनी, उस असेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर होता है एक
फंड मैनेजर, दैट पर्सन इज द ब्रेन ऑफ द म्यूचुअल फंड। वो पैसा इन्वेस्ट करता है शेयर मार्केट में। सर शेयर मार्केट में कहां इन्वेस्ट करता है ये म्यूचुअल फंड पहले से बताता है। जैसे कि हमने एक म्यूचुअल फंड देखा था इनकम वाला, तो वो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के अंदर करता है। कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे दिखेंगे कि हम इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, तो थोड़े से रिस्क एवर्स हो जाएंगे, थोड़े से रिस्की हो जाएंगे। यहां तक सब लोग मेरे साथ में है क्या? चलिए ब्यूटीफुल। तो एक छोटा सा टॉपिक है वो समझा देता हूं, 5 मिनट लगेंगे सिर्फ, एंड देन उसके ऊपर सवाल जवाब कल होंगे। 100% फोकस यहाँ पे, बस ये पेन साथ दे हमारा। चलिए यार 100% फोकस यहाँ पे। अब हम थोड़ा सा लीगल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड समझ रहे हैं, ठीक है? होता है ऐसा बेटा जी, फोकस है 100% यहाँ पे। व्हेन वी स्टार्ट रीडिंग सिक्योरिटीज लॉ, हमें मजा आता है शेयर मार्केट की तरफ, लेकिन वी हैव टू वर्क एज द कंप्लायंस ऑफिसर ना। तो जो शेयर मार्केट की नॉलेज है वो तो हमें होनी चाहिए, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज उसके पीछे का जो लॉ है वो हमें समझना चाहिए। बिकॉज टुमारो एज अ सीएस you will not be making the investment, you will be looking after the legal compliance of a mutual fund. Are we getting a fair idea? तो legal compliance, legal structure क्या, ये हमारे लिए ज्यादा अहम है, समझने की कोशिश करना। पेन तो लिखने की कोशिश करना। यस, ये है म्यूचुअल फंड। फोकस वेरी केयरफुली। म्यूचुअल फंड इज ऑलवेज, वेरी इंपॉर्टेंट फोकस, इज ऑलवेज एंड ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट। ये मुझसे एक पाप हो गया, सॉरी। आपका कुछ सवाल था ना, आप कुछ सवाल पूछना चाहते थे ना, मुझे बोले थे पूछ। सब कोई पेंडिंग नहीं रहना यहाँ का कुछ भी, ठीक है? फिर ठीक है, कोई पाप नहीं हुआ। आ जाओ सब लोग यहाँ पर। म्यूचुअल फंड इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट, ये क्लियर है। ट्रस्ट आपने या तो, अगर आप बच्चे ने ग्रुप 1 पढ़ा है तो ग्रुप 1 में पढ़ा होगा सेटिंग अप में ट्रस्ट। ग्रुप 1 नहीं पढ़ा है तो आपने कहीं ना कहीं 11, 12 सीएससी में पढ़ा होगा कि आप कोई भी चीज करना चाहते हैं तो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ऐसे जो स्ट्रक्चर होते हैं उसी में एक स्ट्रक्चर होता है ट्रस्ट का भी। तो आप एक ट्रस्ट ओपन कर सकते हैं और फिर वो काम कर सकते हैं। जैसे कि पुणे की अगर बात करते हैं, पुणे में अगर मैं यहाँ से निकलता हूँ, मैं जाता हूँ बड़े बड़े हॉस्टल्स ऑफ पुणे, फॉर एग्जाम्पल एमजी पता है, महावीर जैन विद्यालय, अगर कुछ लोगों को पता है, इट्स अ वेरी बिग हॉस्टल, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट। लॉ कॉलेज रोड से चिपका हुआ बहुत बड़ा कैंपस है उनका, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट। आप आसपास देखो, आपके जो भी बड़े बड़े हॉस्टल पुणे के मिलेंगे, इट इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट। फिरोदिया इतना बड़ा जो कॉलेज है, अगर आप वहां जाएंगे, उसका भी सब्सटैंशियल एरिया इज इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट। सर ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? ट्रस्ट के अंदर होता यह है, फोकस करना बहुत अच्छे से, एक व्यक्ति जो ट्रस्ट को स्टार्ट करता है उसे कहते हैं स्पॉन्सर। फोकस हियर वेरी केयरफुली, पेन यू राइट वेरी केयरफुली। चलना भाई, ऐसे क्या कर रहा है? यार ये सब कुछ हो रहा है, इधर आ जाओ, कोई बात नहीं, चलो इधर आओ। क्या हो गया? अरे ये क्या इसमें है? अरे इतना मैं हैंडल कर लेता हूँ, कैसी बातें करते हो तुम लोग? टेक्नोलॉजिकली एकदम चैलेंज्ड नहीं हूं मैं, ठीक है? ऐसा नहीं, डाउनलोड नाउ नहीं करना है, लेटर, इतना समझता है मेरे को, कैसी बातें कर रहे हो? हाँ हाँ, चलो इधर आओ। नहीं छोटा, चलिए। द वन हु स्टार्ट्स, द वन हु सेट्स अप अ म्यूचुअल फंड इज नोन एज स्पॉन्सर। जैसे कंपनी में आप लोग प्रमोटर बोलते हैं ना, जिस व्यक्ति ने कंपनी को स्टार्ट किया, दैट पर्सन इज नोन एज अ प्रमोटर। वैसे ही जो म्यूचुअल फंड को स्टार्ट करता है, दैट पर्सन इज नोन एज स्पॉन्सर। चलो अच्छे से फोकस हियर। मतलब इन लोगों ने म्यूचुअल फंड को स्टार्ट किया था, स्पॉन्सर। हाँ 4 हाथ है इनके, इधर आओ। फोकस हियर, फोकस हियर, फोकस हियर। एंड देन इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट। ट्रस्ट है तो कंपल्सरीली यू हैव टू अपॉइंट अ फ्यू पीपल नोन एज ट्रस्टीज। अब ट्रस्टी का कंसेप्ट समझना। ट्रस्टीज, ट्रस्टीज का कंसेप्ट क्या होता है? कहीं पे भी, ये जो अपन पुणे का एग्जांपल लेते हैं, पुणे में जो हॉस्टल्स हैं वो ट्रस्ट के फॉर्म में। स्पॉन्सर वो व्यक्ति होगा जिसने सबसे पहले उसको शुरू किया, जिसने उस ट्रस्ट को मान लो आज से 100 साल पहले शुरू किया था, वो व्यक्ति हो गया स्पॉन्सर। तो उन्होंने ट्रस्ट को शुरू कर दिया। अब सुनना, वो अगर प्रॉपर्टी है, आज इतनी बड़ी हॉस्टल की प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी किसी के तो नाम पे रजिस्टर्ड होगी ना। जिसके नाम पे ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज रजिस्टर होती हैं उन्हें कहते हैं ट्रस्टीज। Trustees are those people in whose name the property of trust is registered. Trustee, ठीक है? तो ट्रस्टी है यहाँ पे, ठीक है? फोकस करना बहुत अच्छे से। हर एक ट्रस्ट में कुछ बेनिफिशियरी होने चाहिए। ये ट्रस्ट किसके लिए खुला है?
म्यूचुअल फंड के अंदर जो यूनिट होल्डर्स होते हैं ना, वही लोग होते हैं बेनिफिशियरीज। वही लोग होते हैं बेनिफिशियरीज। तो म्यूचुअल फंड का अगर स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं, तो बेनिफिशियरी की जगह हम यूनिट होल्डर ही बेटर वर्ड यूज करते हैं। बेनिफिशियरीज कौन है? यूनिट होल्डर्स। भाई साहब कुछ और ही लिख रहा है, यूनिट होल्डर है, ठीक है। तो बेनिफिशियरीज होते हैं यूनिट होल्डर्स। द वन हु स्टार्ट्स द म्यूचुअल फंड इज नोन एज स्पॉन्सर। स्पॉन्सर जैसे ही बनता है वो सबसे पहले अपॉइंट करता है ट्रस्टीज को, और ट्रस्टीज प्रॉपर्टी को ओन करते हैं। फिर यहां पर आता है एक और व्यक्ति जिसको हम पहले ही मिल चुके हैं, जिसको मेरा पेन लिख नहीं पा रहा है यार, ऐसा नहीं होता है कभी, पर कोई बात नहीं, मेरे साथ होता है। इधर आओ। तो मेरे साथ इस आईपैड पे पहली बार हो रहा है। फंड मैनेजर, फोकस हियर। अब ये सब लोगों से घिर रहा है, स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। सबसे पहले जो व्यक्ति म्यूचुअल फंड को स्टार्ट करता है, दैट पर्सन इज नोन एज अ स्पॉन्सर। स्पॉन्सर ने म्यूचुअल फंड को स्टार्ट कर दिया। स्पॉन्सर आते ही सबसे पहले अपॉइंट करता है ट्रस्टीज को। ट्रस्टीज भी आ गए। अब ये चीजें हो गई पूरी। अब ये लोग ऑफर डॉक्यूमेंट देते हैं, और ट्रस्ट के बेनिफिशियरीज बनाने होते हैं ना, तो बेनिफिशियरीज को ही हम लोग बोलते हैं यूनिट होल्डर। हमारा मॉड्यूल उनको बेनिफिशियरी नहीं बोलता है, वो एक्चुअली बेनिफिशियरी है, बट उनको हम लोग बोलते हैं यूनिट होल्डर, क्योंकि हमारे मॉड्यूल को यूनिट होल्डर, शेयर होल्डर ये वर्ड ज्यादा पसंद है, तो यूनिट होल्डर बोलते हैं, ठीक है। फिर हम अपॉइंट करते हैं स्पॉन्सर, ट्रस्टी, ये लोग मिलकर अपॉइंट करते हैं एक व्यक्ति को जिसको कहा जाता है फंड मैनेजर, और उसी की कंपनी है जिसको हम लोग कहते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इन लोगों को हम अपॉइंट करते हैं, फिर ये लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट के अंदर। दिस इज द लीगल स्ट्रक्चर ऑफ अ म्यूचुअल फंड। डैम इजी है ही क्या? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान है। इसलिए अब सर म्यूचुअल फंड, एक ही सवाल आया ऐसे सर आज म्यूचुअल फंड बहुत सारे यूनिट्स वगैरह को खरीदता है, इतना सारा है ना, तो वो जो पूरे यूनिट्स खरीदता है तो उसमें फ्रॉड हो गए तो कि फंड मैनेजर ने अपने नाम पे खरीद लिए पैसे से? तो नहीं, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट। आज की तारीख में जो बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, ट्रस्टीज के नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, बट ट्रस्टीज उन प्रॉपर्टी को बेच के पैसा अपने अकाउंट में नहीं ले सकते। यही तो ब्यूटी है। अगर ट्रस्टी उन प्रॉपर्टी को बेचेंगे तो पैसा जाएगा बेनिफिशियरी के अकाउंट में। हाँ अंडरस्टैंड। मेरा एज, हाँ ये अच्छा, इसमें कुछ लिखना भी नहीं है। मेरा एज हो गया मान लीजिए 55, ठीक है, हो गया, किसी दिन होगा, ठीक है ना। तब मेरे पास में क्या क्या है प्रॉपर्टी, मैंने देखा तो आई हैव गॉट नाइस 5 शॉप का सेट है, ठीक है, एंड देयर इज अ नाइस बंगलो। ये 2 चीजें मेरी प्रॉपर्टी के अंदर है। आई हैव गॉट 4 किड्स, ठीक है ना, उनकी एज है मतलब प्रॉब्लम क्या है? 4 किड्स में प्रॉब्लम क्या है? हाँ आबादी अरे यार आबादी बोलते हो मेरे को, इधर आओ चलो इधर आओ। ये रोनाल्डो को देखो, वो क्या मान रहा है, इधर आओ। चल इधर आते हैं हम लोग, फोकस करो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देते हैं हम लोग थोड़ा सा। आई हैव गॉट 4 किड्स। एक की एज है 5 इयर्स, एक की एज है 10 इयर्स, एक की एज है 12 इयर्स, एक की एज है 15 इयर्स, ठीक है। हाँ जब दिमाग लगाने का टाइम आएगा मैं तब बताऊंगा, तब तक सिर्फ सुनो, अभी दिमाग मत लगाओ, ठीक है। नाउ अब मुझे क्या डर है कि यार मैं कभी भी जा सकता हूँ इस दुनिया से, आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट देम। अब यार मेरे पास ये जो प्रॉपर्टीज है ना, इनकी टोटल वर्थ हो रही है 5 शॉप्स हैं, एक शॉप क्या 2-2 करोड़ की है, और एक बंगलो है वो 10 करोड़ का है। हाँ 55 तक करेगा मैं, ठीक है इधर आओ। तो ये 20 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई। अब 20 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है, मुझे क्या है यार, अब ये क्या 5, 10, 15, 20 क्या है, इनको समझता क्या है अभी, इनके नाम पे प्रॉपर्टी कर दी तो क्या करेंगे ये लोग, कुछ भी करेंगे। ये वो क्या इतनी चॉकलेट नहीं आती जिसके अंदर कुछ टॉय आता है, क्या कहते हैं, टिंडर जॉय, टिंडर जॉय ले लेंगे 1-1 करोड़ के। भाई पागल है जनता, आजकल के बच्चों को समझता नहीं भाई, इधर आओ, ठीक है। हम लोग इधर आते हैं, नहीं सही में यार आजकल में इतना, पहले के बच्चे बहुत भारी हुआ करते थे, कोई चीज मांगनी है तो मस्त मांगो, घर वाले 2-3 थप्पड़ मारेंगे, मना कर देंगे, कितना आसान था। अब बच्चे मांगेंगे, घर वाले पहले उनको इंग्लिश में समझाने की कोशिश करेंगे कि तुम्हारे लिए सही नहीं है, ठीक है वो तो बच्चा है ना, उसको क्या समझ रहा है, है ना। फिर बेचारे गरीब माँ बाप जाएंगे, वो टिंडर जॉय की चॉकलेट लाएंगे, और आई एम टेलिंग यू ना, वो देंगे बच्चे को, वो 100 रुपए की चॉकलेट को खाना भी नहीं है, उसमें से वो 5 रुपए का वो आइटम चाहिए,
फिर माँ बाप खा रहे हैं उसको बैठ के, अब क्या करें ऐसा। थिंग्स आर पैथेटिक टुडे। पहले कितना सही था जब हाथ चलाना अलाउड था, कितना बढ़िया था। पहले की जनरेशन अच्छी थी, आज बहुत कठिनाई है भाई, है ना। हम लोग इधर आते, आपकी भी वही थी ना, आपको भी धोया होगा ना उस घर वालों ने, वो बेस्ट टाइम था, आई एम टेलिंग यू। कितना सही था, कितना सही था। हम लोग थोड़ा टॉपिक पे आते हैं वापस। सो नाउ अंडरस्टैंड, सो व्हाट आई हैव डन इज आई वांट टू प्रोटेक्ट देम, बट हाउ डू आई प्रोटेक्ट देम? आई क्रिएटेड अ ट्रस्ट। इन दैट ट्रस्ट आई गिवन ऑल ऑफ माई प्रॉपर्टी वर्थ 20 करोड़। अब उस प्रॉपर्टी का रेंटल इनकम आ रहा है सबका, और इससे उनका पालन पोषण होगा। इन केस इफ आई डाई, वहां पे आई हैव अपॉइंटेड 3 पीपल एज ट्रस्टी, ठीक है ना, ए बी और सी। मैं उन चारों को ट्रस्टी बना सकता हूं क्या? उनको समझता ही नहीं ना, डिसीजन मेकिंग मेरे को देनी है, मैंने ट्रस्टी को बना दिया है। नाउ ट्रस्टीज बना दिए तो प्रैक्टिकली द प्रॉपर्टी गेट्स रजिस्टर्ड इन देयर नेम, बट द बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रस्टी आर दोज 4. Tomorrow if any trustee wants to sell the property also na, the property's money will go to those 4. Are we getting a fair idea? This is how trusts operate. This is known as a private trust. There is another concept of a public trust, वहां मैं नहीं जाता अभी, बट इस तरह से ट्रस्ट ऑपरेट करती है। तो अगर आज एक म्यूचुअल फंड भी बनाए ना, तो पूरा पैसा ट्रस्टी के पास आ रहा है, लेकिन ट्रस्टी उस शेयर को बेच के अपने पर्सनल अकाउंट में पैसा नहीं ले सकती। अगर कल को ऐसा होगा भी तो पैसा कहां जाएगा? बेनिफिशियरी के पास, मतलब यूनिट होल्डर्स के पास। तो फ्रॉड का स्कोप नहीं रहता है, बिकॉज इट इज इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रस्ट। अभी गेटिंग अ फेयर आइडिया? बस आजकल इतना काफी है। कल आप बच्चों से मेरी अपेक्षा रहेगी आप सब लोग एक एक नोटबुक लेकर आएंगे, ठीक है। नोट्स आपको मिले होंगे, नहीं मिले होंगे तो आप लोग नोट्स कलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में नोटबुक एक आप कैरी करेंगे। नोटबुक हैज टू बी A4 साइज, ठीक है। चलो खेलो को दर्श करो या हाँ जी, कभी और बताऊंगा, लंबा है भाई वो, आज नहीं। मतलब नहीं कार का एग्जाम्पल आज बस आपको आइडिया देता हूं। तो आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम उदयपुर टू पुणे। मैं ऐसा रोड ट्रिप पे निकलता तो उदयपुर से पुणे में ड्राइव करके आ रहा था। वडोदरा से 100 किलोमीटर पहले आई वाज इन पोलो फोक्सवैगन का, है ना। तो मैंने पेट्रोल भराने के लिए गाड़ी रोकी, तो मैंने उसको कह दिया बस हाँ कि पेट्रोल भर दो, ऐसा करके फुल टैंक कर दो। एंड ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर वहाँ से जैसे ही निकला 500-400 मीटर्स हुआ और गाड़ी डुक 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 हुई। उसने मेरी पेट्रोल कार में डीजल भर दिया था। मैं उदयपुर से 4 आवर्स के डिस्टेंस पे हूँ, और पुणे तो अभी तकरीबन 8-10 आवर्स बाकी है। उदयपुर से पुणे इज अ नाइस 14 आवर्स का जर्नी। तो मैं वहां से निकल चुका हूँ, आगे 10 आवर्स का मेरा ड्राइव और बाकी है ऐसा। और रास्ते में ये हुआ। जानने के लिए देखते रहिए अगला एपिसोड, ठीक है, बाद में बात करेंगे। चलो ऑनलाइन वाले आ रहा हूँ, सुनो ना। लेक्चर के दौरान क्या भी सिर्फ 1 आवर का टाइम है ना, तो मैं बात करना संभव नहीं है, वरना मैं कुछ टॉपिक नहीं पढ़ा पाऊंगा। 1-2 दिन दो मुझको, फिर मैं आराम से आपसे फुर्सत में बात करूंगा, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, है ना। लेक्चर के एंड में आई विल वेट एंड टॉक टू यू गाइस। चलो यस गाइस, अब यहाँ पे कोई है तो, है ना। तो आपके जो भी डाउट्स है उनको लिख के रखो। इन नेक्स्ट 1 or 2 डेज मैं रुकेगा और आपसे बात करके जाएगा। थैंक यू सो मच। तब तक खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो। मेक मी प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक एवरीवन अराउंड प्राउड। बाय बाय। यस मैम।